मैं जो कभी 10 साल तक साम्राज्ञी बनी उस लड़की के साथ रही, उसे गद्दी तक पहुंचाने में मदद की। उसने अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए ड्यूक के घर के बेटे से शादी कर ली। मैं तो बस समय के दूसरी तरफ से आई थी। 10 साल उसके साथ रही, उसे राजगद्दी दिलाई। लेकिन उसने सबके सामने मेरी शादी एक बूढ़े राजकुमार की माँ से करवा दी। तब से वो जैसे बदल ही गई। उसके दोनों बच्चे मुझे बेइज्जत करते, बोलते मैंने खुद अपनी बेइज्जती कराई है। मैं झगड़ा नहीं करती। उसने गुस्से में वो जेड टैग तोड़ दिया जो उसने मुझे दिया था। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, किसी को नहीं पता था। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा है जो 7 तारों के मिलने वाले दिन खुलेगा। उस दिन दरवाज़ा खोलकर मैं घर वापस जा सकती थी। लेकिन उसी दिन ड्यूक के घर के बेटे ने मेरे दोनों बच्चों को पानी में धकेल दिया। मैं उन्हें बचाने कूद पड़ी, पर बेटे ने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उन्हें धक्का दिया। उसने मुझे बुरी तरह पिटवाकर पानी की कोठरी में डलवा दिया। उसी पल पहरेदार डंडे से मुझे बिना रोके पीटते रहे, बार बार मेरी पीठ पर वार करते रहे। मेरी पीठ छिल गई, खून बहने लगा, पर मैंने अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकाली। दांत भींच लिए, खून तक निकल आया, फिर भी चुप रही। जो औरत कभी कहती थी कि मुझे ज़रा भी चोट लगे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो अब दूसरे मर्द की बाहों में झूल रही थी। बोल रही थी, युन झो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मेरे दोनों बच्चे डर के मारे उस मर्द की गोद में छुप गए। मासूम आवाज़ में बोले, महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो आदमी ही इतना क्रूर था। मेरी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया, मुंह में खून का स्वाद फैल गया। आखिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ, पर नाक में सड़ी हुई बदबू आ रही थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, बिल्कुल बुरी हालत में, बदसूरत सी लग रही थी। मैं बस हल्के से हंस दी। तभी पानी की कोठरी की छोटी खिड़की के बाहर आतिशबाजी की आवाज़ें सुनाई दी और पहरेदार की शिकायत भी कानों में पड़ी। आज ही मेरी ड्यूटी क्यों लगी? इतने अच्छे त्योहार के दिन मैंने अपनी बीवी बच्चों को बाजार ले जाने का वादा किया था। सुना है महारानी अपने होने वाले महाराज को साथ लेकर शहर की दीवार पर जाएंगी, जनता के साथ खुशियां बांटेंगी। कहते हैं महारानी ने महाराज को खुश करने के लिए 1 लाख चांदी के सिक्के दिए हैं, ताकि उनके लिए खास आतिशबाजी बने। मुझे एक पल के लिए चक्कर सा आया। ये त्योहार उत्तरी राज्य में सिर्फ महाराज के जन्मदिन के लिए मनाया जाता था। पिछले साल मुझसे बड़े प्यार से कहा था, आशीन, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, पर आज ही वो दिन है जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। हर साल इस दिन मैं तुम्हारे लिए आतिशबाजी जलाऊंगी। पर 1 साल बाद वही औरत जिसने मुझसे आतिशबाजी का वादा किया था, अब किसी और के लिए उससे भी बड़ी आतिशबाजी करवा रही थी। सुनसान पानी की कोठरी में मैं सिर झुकाए पानी में अपना अक्स देखती रही। धीरे से बुदबुदाई, सही है या गलत कुछ समझ नहीं आता। खिड़की के बाहर आतिशबाजी की आवाजें और तेज होती गईं। ऐसा लगा जैसे जनता की तालियां और महाराज का हाथ थामे चलना सुनाई दे रहा हो। शोर बहुत ज्यादा था। मैं थोड़ी बेसुध सी हो गई। तभी उस औरत की आवाज पानी की कोठरी में गूंजी, इसे बाहर निकालो। मेरा आधा शरीर ठंडे पानी में सुन्न हो चुका था। पहरेदार मुझे घसीटकर उस औरत के सामने ले गए। उसने नीचे देखते हुए कहा, अगर युम झोऊ ने तुम्हारे लिए माफी ना मांगी होती तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। मैंने ही पहले तुम्हें बहुत छूट दे रखी थी, तभी तुम इतनी बुरी हो गई कि अपने ही बच्चों पर हाथ उठाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर उस ठंडी नजरों वाली औरत को देखा। सूखे होठों से बस इतना पूछा, ये वेयांग, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? ये वेयांग ने घृणा से मुझे देखा, हंसते हुए बोली, वही दिन है ना जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। इतना जरूरी है क्या? मैं बस उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, इस तरह मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने अपनी उदास नजरें हटा लीं, तो उसे सब याद था। बस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे सीने में जैसे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। उसमें पानी की कोठरी से भी ज्यादा ठंडी हवा भर गई। मुझे याद भी नहीं कि मुझे महल में कैसे लाया गया। जब तक कि मैंने महल के नम की तख्ती नहीं देखी, तब जाकर होश आया। औरत की आंखों में नमी सी आई, बोली, कल मेरी और युन झो की शादी है। मैं तो चाहती थी तुम्हें बंद रखूं, ताकि तुम बवाल न मचाओ और उनका मूड खराब न हो। पर युन झो ने कहा कि तुमने मेरे साथ 10 साल बिताए हैं, इसलिए तुम्हें मेरी खुशी देखनी चाहिए। ये वेयान ने मेरी तरफ देखा, आंखों की नरमी अचानक ठंडी हो गई। बोली, युन झो इतना समझदार है, तुम उसे निराश मत करना। ये बात सीधे मेरे पहले से टूटे हुए दिल में जा घुसी। मैंने दांत भींचकर वो दर्द अंदर ही दबा लिया। धीमी आवाज में बोली, समझ गई, 10 साल का साथ, 2 बच्चे, और आखिर में मुझे बस यही देखना था कि तुम किसी और के साथ अपनी खुशी की तरफ बढ़ रही हो। मैंने आंखें नीचे कर ली। आंसू जैसे सूख चुके थे एक सूखे कुएं से। उस रात मैं महल के छोटे कमरे की चौखट पर बैठी रही, खिड़की से चांद की रोशनी देखती रही। पास ही वो पोटली रखी थी जो मुझे साथ ले जानी थी। उसमें बस 3 चीजें थीं, वो जेटाक के टुकड़े जो उसने खुद तोड़े थे, बेटी के बालों की एक लट, और बेटे का पहला गिरा हुआ दूध का दांत। इनके अलावा इस जगह पर मेरे लिए साथ ले जाने लायक और कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह पहरेदार शादी की टोली बनकर धूमधाम से आए। पहरे में खड़े सिपाही ऊंची आवाज में बोले, महारानी को पता चला कि महाराज एक आम पति पत्नी जैसी शादी चाहते हैं, इसलिए हमें आपको लेने भेजा गया है। उसकी आवाज के साथ ही वो आदमी अंदर से बाहर आया। उसने वही शादी का जोड़ा पहना था जो हमने साथ में देखा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई, खड़ी हो गई। रात भर बैठे रहने से पैर सुन्न हो गए थे। 2 कदम भी चलना मुश्किल था। पर 7 तारों का मिलन बस कुछ ही देर में होने वाला था। मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहती थी, एक अलविदा कहना चाहती थी। 10 साल का साथ, कम से कम एक अच्छी विदाई तो बनती थी। पर जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, 2 लोग मेरे रास्ते में आ गए। लाल शादी के कपड़ों में, ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए वो दोनों मेरा रास्ता रोककर खड़े हो गए। जब तक महाराज की शादी नहीं हो जाती, तुम बाहर नहीं जा सकती।
तुम्हारी वजह से मैं और दीदी महाराज के पास नहीं रह पाए उनकी सबसे बड़ी खुशी के मौके पर। उन दोनों की और उस औरत की एक जैसी ठंडी नजरें देख मेरा दिल जैसे जम गया। तो आखिर में मेरी आखिरी इच्छा भी उसी के हाथों टूटनी थी। मेरे होंठ कांप उठे, मुंह खोला पर कुछ बोल नहीं पाई। एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी शादी खत्म होने का इंतजार करूं? नहीं, मैं अब किसी ऐसे इंसान का इंतजार नहीं करूंगी जो कब का मुझसे प्यार करना छोड़ चुका है। वो भी अब कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैंने नीचे देखा, उन आंखों को जिनकी नजर एक पल के लिए भी मुझ पर नहीं रुकी। धीरे धीरे मन शांत होता गया। आज के बाद यहाँ कोई मेरी वजह से परेशान नहीं होगा। एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़कर कमरे में चली गई। वो पोटली उठाई जो पहले से तैयार थी। चुपचाप वहीं खड़ी रही जब तक शादी की धुन सुनाई देनी बंद नहीं हो गई। खिड़की से मंदिर की दिशा में एक नजर डाली। होंठ हल्के से हिले, बिना आवाज के बस इतना कहा, अलविदा। फिर कमरे के साइड वाले दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला, पूरी तरह अंदर कदम रखा। चांदी जैसी सफेद रोशनी अचानक चमक उठी। रोशनी छटते ही कमरा पूरी तरह खाली हो गया। अगले ही पल दरवाजे के बाहर से नौकर की घबराई आवाज सुनाई दी, महारानी, शादी शुरू होने वाली है, आप यहाँ क्यों आई? जब मैंने आंखें खोली तो सामने वही जाना पहचाना कमरा था। धूल जमी किताबों की अलमारी देख रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जिस दरवाजे से आई थी वो अब भी खुला था, पर बाहर आधुनिक दुनिया के हरे भरे पहाड़ थे। अब वो इतिहास में न होने वाला उत्तरी राज्य नहीं था। मैंने अपनी तेज धड़कन को शांत किया, टेबल की तरफ गई, फोन उठाया, एक नंबर मिलाया। हेलो, क्या ये निर्माण टीम है? मेरे यहाँ एक पुराना कमरा है जिसे तोड़कर नया बनवाना है, कृपया अभी आ जाइए। फोन रखने के बाद मैं वो पोटली नीचे रखने ही वाली थी, तभी देखा मेरे हाथ खाली थे। जो चीज़ें मैं साथ लाना चाहती थी वो साथ नहीं आ पाई। मैं देर तक देखती रही, फिर धीरे से एक सांस छोड़ी। न आ पाना ही ठीक है। रात को जब निर्माण टीम आई, मैं तब तक कमरे की सारी चीज़ें समेट चुकी थी। टीम के लोगों ने पूछा, क्या आप सच में इस कमरे को तोड़वाना चाहती हैं? मैंने उस रात पुराने घर के बाहर खड़े होकर देखा। कमरा जमीन पर गिरा दिया गया। दिल को एक सुकून सा मिला, पर साथ ही एक खालीपन भी था, जैसे सिर्फ कमरा नहीं, मेरे बीते 10 साल भी मिट गए हों। जल्दी ही मैंने खुद को संभाला, नीचे की तरफ गई। अंदर का सामान वैसा ही था जैसा 10 साल पहले घर छोड़ते वक्त था, बस जाले और धूल थोड़ी ज्यादा जम गई थी। मैं बचपन से दादी के साथ रहती थी। दादी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। 10 साल पहले ये वेयांग और उसकी सीनियर ने मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाई थी। 10 साल बाद उन्होंने खुद ही वो रोशनी बुझा दी। मैंने कमरे की सारी धूल साफ की, साथ ही मन के सारे अंधेरे भी हटा दिए। अब से मैं अगले कुछ दिनों में मैंने अपना पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट लेकर एक स्कूल में हिस्ट्री टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब तक मैं आधुनिक जिंदगी में पूरी तरह ढल नहीं पाई थी। 10 साल शाही महल में इस तरह गुजारे कि हर घंटे क्या करना है ये पहले से तय होता था। नौकरानियां सब कुछ बताती थीं। मैं जैसे बस एक तय की गई जिंदगी जी रही थी। हर दिन बस सेवा लेनी होती थी। अब आज़ादी मिली तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उस दिन मेरी कोई क्लास नहीं थी। मैं एक कॉफ़ी शॉप में गई, जगह ढूंढ ही रही थी कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। पीछे मुड़ी तो एक बहुत खूबसूरत औरत दिखी। वो काफ़ी उत्साहित लग रही थी। तेजी से मेरे पास आई। उसकी आंखों में हैरानी थी, साथ ही कुछ ऐसी भावनाएं भी जो मैं समझ नहीं पाई। मैं एक पल हैरान रह गई, फिर हंस पड़ी। मैडम, ये फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा पुराना है। मेरी हंसी देख उसका मूड भी सामान्य हो गया। जल्दी से बोली, माफ़ करना, मैं छिन युमो हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने सिर हिलाया, उसके पहले वाले अंदाज को नज़रअंदाज किया, पर उसके साथ बैठने का कोई इरादा नहीं था। तभी छिन युमो बोली, मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी। सच में मुझे लगा तुम बिल्कुल हमारी खोजी गई एक पेंटिंग जैसी दिखती हो। शिष्टाचार मैंने बताया, मैं टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये सुनकर छिन युमो की आंखों में चमक आ गई। उत्साहित होकर बोली, तो क्या तुमने लान नाम के किसी राजवंश के बारे में सुना है? मेरा तो एक पल के लिए धड़क उठा, फिर भी मैंने कहा, नहीं। छिन युमो की आंखें चमक उठी, उत्साह से बोली, क्या तुम मेरे साथ चलकर वो पेंटिंग देखोगी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है? मैं मना करना चाहती थी, पर दिल में एक अजीब सी भावना ने मुझसे हामी भरवा दी। जल्दी ही हम दोनों आर्कियोलॉजी ऑफिस पहुंचे। छिन युमो ने एक कांच की अलमारी से एक पुरानी पेंटिंग निकाली, गंभीर होकर बोली, पहले कैफे में जो कहा था वो झूठ नहीं था। अगले ही पल उसने वो पेंटिंग मेरे सामने खोल दी। मैंने एक गहरी सांस ली। पेंटिंग में एक खूबसूरत आदमी था। भले ही मुझे पुरानी पेंटिंग की समझ न हो, पर पेंटिंग वाला चेहरा मुझसे 90% मिलता जुलता था। ऊपर बाईं तरफ लाल अक्षरों में लिखा था, तियान लान शिज़म। मैं वहीं खड़ी रह गई। फिर ध्यान से पेंटिंग में उसके कपड़ों को देखा। वो वही थे जो मैंने कभी पहने थे। उसका पैटर्न इतना जटिल था कि मुझे आज भी अच्छे से याद था। ये सोचकर मेरी आंखों में एक उदासी छा गई जो मन में दबी हुई थी। ये सब छिन युमो की नज़रों से नहीं बचा। उसने समझाते हुए कहा, इस राजवंश को हमारी टीम ने ही सबसे पहले खोजा है। फिलहाल देश के इतिहासकार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक बाहर सामने नहीं आया, तो इस औरत, इस महारानी के महाराज से मिलती जुलती शक्ल की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने सिर हिलाया, पर मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये वेयांग के साथ बिताए वो 10 साल इतिहास में इस तरह छाप छोड़ जाएंगे। तो ये वेयांग का क्या हुआ होगा? ये सोचते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये वेयांग ही महारानी थी। अगर इतिहास के नियम के हिसाब से देखा जाए तो वो उस दौर की कहानी की मुख्य किरदार जरूर होगी। तो मैंने शब्द सोच समझकर छिन नियमों से पूछा, तो इस राजवंश की महारानी वो पैदा होते ही राजकुमारी थी? बहुत भाग्यशाली थी। बाद में उसकी जिंदगी में लू नाम का एक आदमी आया, जैसे उसके साथ किस्मत भी जुड़ गई हो, वो राजगद्दी पर बैठ गई।
मेरी आंखों में उदासी छा गई। ये वेयांग के साथ 10 साल गुजारे थे, इन बातों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैंने दिल की सबसे गहरी बात पूछी, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये सुनते ही छिन यूमो ने मायूस होकर सिर हिलाया। बोली, पता नहीं, अभी तक उससे जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। पता नहीं क्यों ये सुनकर मुझे एक अजीब सी राहत मिली। मैं इतिहास के जरिए ये वेयांग और अपने दोनों बच्चों का अंजाम जानना चाहती थी। अब मुझे उस दुनिया से कोई मोह नहीं था, पर 10 साल की हर छोटी बड़ी बात यादों में बसी थी। अंजाम जान लेना मेरे लिए उन 10 सालों का हिसाब पूरा करने जैसा था, इस कहानी को हमेशा के लिए बंद करने जैसा। शायद मेरी उदासी भाप कर छिन, अगर तुम्हें इस इतिहास में दिलचस्पी है तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हो। मेरे मन में खुशी हुई, पर थोड़ी झिझक भी। पर मैं तो बस एक टीचर हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? छिन यूमो ने सिर हिलाया। इसके बाद मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट टीचर की जॉब मिल गई। अब मैं रोज आर्कियोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जा सकती थी। छिन यूमो के साथ भी हमेशा रहने लगी। इससे इंस्टीट्यूट के लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ गया। छिन प्रोफेसर तो इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी सिंगल है, अब किसी मर्द के साथ घूमने लगी है। ऐसा मत बोलो, वो इंस्टीट्यूट की नई असिस्टेंट है, ऑफिस ने ही भेजा है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड भी हो तो क्या हुआ, पहले जो पेंटिंग वाले इंसान की बातें फैली थीं उससे तो अच्छा ही है। लोग मुझे पास आते देख जल्दी चुप हो जाते, सिर झुकाकर काम करने लगते। इंस्टीट्यूट में कुछ समय हो गया था, इन गॉसिप की मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पूरी तरह काम में जुट जाती। दूसरी तरफ छिन यूमो को मेरे काम के दौरान ये एहसास हुआ कि इस खास राजवंश के बारे में मेरी जानकारी उसके एक प्रोफेशनल की जानकारी से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। ये उसे हैरान कर गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और गहरी होती। मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। मेरे लिए तो असल जिंदगी में कोई ऐसा मिलना ही मेरे लिए असल जिंदगी में कोई ऐसा मिलना जो मेरी 10 साल की जिंदगी की कहानी सुन सके, ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी सहकर्मियों के मुकाबले मुझे छिन यूमो के साथ रहना बहुत खास लगता था। एक दिन मुझे पीछे से किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वहां सिकोड़कर मुड़ी तो सामने छिन यूमो थी। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। उसने बहुत गंभीरता से मुझे देखते हुए कहा, लू शेंग, मुझे क्यों लगता है कि तुम ही वो तियानलान शिजन हो। मैं जड़ हो गई, फिर हल्की सी मुस्कान से टाल दिया। प्रोफेसर, मजाक कर रही हो? मैं तो आजकल के इंसान हूँ, कोई इतना लंबा जी सकता है क्या? इसके बाद मुझे याद आया इंस्टीट्यूट में सुनी वो गॉसिप। मैंने छिन यूमो को देखा, वो काफी परिपक्व और समझदार थी। पेंटिंग वाले इंसान से प्यार जैसी बेतुकी बात से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये सुनकर छिन यूमो की आंखों में एक हल्की सी खुद पर हंसी की झलक आई, फिर उसने पूछना बंद कर दिया। देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर एक दोपहर मेरी आखिरी क्लास खत्म हुई। मैं ऑफिस लौटकर सामान समेटने ही वाली थी कि दरवाजे पर कदम रखते ही देखा सब लोग मुझे घूर रहे थे। तुरंत गॉसिप शुरू हो गई। लू टीचर, सच सच बताओ, ये फूल किस खूबसूरत लड़की ने भेजे हैं? मैं हैरान रह गई। आधुनिक दुनिया में लौटने के बाद छिन यूमो के अलावा किसी और से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। मैंने सिर उठाकर हल्के से कहा, बस एक दोस्त है। लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर से ये कहते ही मैं झिझकते हुए बैग और फूल लेकर नीचे की तरफ चल पड़ी। जैसा सोचा था, गेट पर छिन यूमो मिली। वो एक काली कार में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने खिड़की का शीशा नीचे किया, दबंग अंदाज में बोली, बैठो, मेरे साथ इंस्टीट्यूट चलो। छिन यूमो के कभी कभी दिखने वाले इस दबंग अंदाज पर मुझे कोई हैरानी नहीं होती। आखिर वो नाम की तो मेरी सीनियर ही थी। कार में बैठते ही मैंने तुरंत सीट बेल्ट बांध ली। पूछा, अचानक स्कूल क्यों आई? क्या आर्कियोलॉजी में कुछ नया मिला? छिन यूमो ने गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर पहेली जैसे अंदाज में बोली, अंदाजा लगाओ। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा। हिचकिचाते हुए पूछा, ये वेयांग से जुड़ा कोई दस्तावेज मिला? छिन यूमो ने भौएं उठाई। इतिहास में तो उसे उत्तरी की महारानी कहते हैं, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? जैसे तुम उसे जानती हो। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ ये फिर छिन यूमो की चालाकी थी। मैंने शांति से कहा, प्रोफेसर, फिर मजाक कर रही हो? छिन यूमो को लगा मैं दूरी बना रही हूं, तो उसने बात बदल दी। हाल ही में हमें कुछ और पेंटिंग्स मिली हैं। हमें पता चला तियानलान शिजुन को सफेद कपड़े बहुत पसंद थे। मैं ठिठक गई। मुझे नहीं लगता था कि मुझे सफेद रंग इतना पसंद है। और सोचा तो याद आया, जिस दिन मैं महल में आई थी मैंने सफेद कपड़े ही पहने थे, बस इसलिए क्योंकि ये वेयांग ने कहा था कि सफेद रंग मुझ पर सूट करता है। इसलिए महल में मेरे लिए 12 सफेद पोशाकें बनवाई गई थी। ये आदत पूरे 10 साल चलती रही। इन 10 सालों में मेरे सारे कपड़े ये वेयांग की पसंद के होते थे। मैंने कभी उस पर शक नहीं किया, पर उसकी नजरें हमेशा मुझ पर ही नहीं रुकती थीं। यादें मुझे उदासी में डुबो रही थीं। तभी छिन यूमो की बात ने मुझे वापस असलियत में ले आई। उसने कहा, इस बार हमें महारानी वेयांग के सारे प्रेमियों के जन्म रिकॉर्ड मिले, पर सिर्फ श्री शिजुन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। छिन यूमो ने फिर मुझे गहरी नजरों से देखा। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। अपने आप बोल पड़ी, वो तो अनाथ था, उसका कोई नाम निशान ही नहीं था, तो जन्म रिकॉर्ड कहाँ से होगा? ये सुनकर छिन यूमो का चेहरा बदल गया। तुम्हें कैसे पता वो अनाथ था? मुझे तब होश आया। मैंने सफाई दी, मैंने मौजूदा दस्तावेजों से अंदाजा लगाया। छिन यूमो ने पूछा, पर ये सबसे नई जानकारी तो अभी अभी मिली है, तुम कैसे? जैसे मेरे चेहरे से कोई राज ढूंढना चाहती हो। इतना घूरे जाने से मेरा सिर दर्द करने लगा। तब तक हम इंस्टीट्यूट पहुंच चुके थे, फिर भी उसने कार का दरवाज़ा लॉक रखा, मुझे उतरने नहीं दिया। मैंने थककर एक सांस छोड़ी, कहा, वो बस एक काल्पनिक किरदार है। इस बात में छिन यूमो के मन की कोई नस छेड़ दी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो काल्पनिक नहीं है, मेरे लिए तो वो बिल्कुल असली है।
मैं हैरान रह गई। फिर दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो अतीत मैंने खुद पीछे छोड़ दिया वो किसी और की नज़रों में इतना सच्चा हो सकता है। मैंने हाथ बढ़ाकर छिन यूमो को थपथपाते हुए सांत्वना दी। हाँ, वो सच में असली है। छिन यूमो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अनजानी सी भावना चमकी। जल्दी ही वो फिर से, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो जाकर देख लो। मैं छिन यूमो को जाते हुए देखती रही। एक गहरी सांस छोड़ी। शुक्रिया। मुझे पता था मेरी बातों से आज उसका शक कम नहीं हुआ, पर मैं कुछ और सोच नहीं पा रही थी। ये पिछली जिंदगी की बातें मैं किसी को नहीं बता सकती थी। तो मैंने चाबी उठाई, ऊपर की तरफ चली गई। मैंने काम वाले कपड़े और दस्ताने पहने, सीधे डॉक्यूमेंट स्टोरेज रूम के दरवाजे तक गई। हाथ बढ़ाकर वो इकलौती नंबर वाली किताब निकाली। जब खोली तो देखा ये वही किताब थी जिसका जिक्र आज छिन यूमो ने किया था। अंदर वही जाने पहचाने शब्द थे। मैंने ध्यान से किताब पलटी। उसमें ज्यादातर उस दौर की परंपराओं, रीति रिवाजों और बड़ी घटनाओं के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं ये विज्ञान के बारे में लिखा हिस्सा खोलने वाली थी, तभी अभी अभी अंदर आए एक कर्मचारी ने कहा, तुम छिन यूमो की असिस्टेंट हो ना? जो मुख्य रिसर्चर नहीं है वो इन चीज़ों को हाथ में नहीं लगा सकते। मेरा हाथ किताब खोलते खोलते हवा में रुक गया। फिर मैंने चीज़ सावधानी से वापस दी। पूछा, ठीक है, नहीं देखती, पर क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? मुझे बड़ी उत्सुकता है। अच्छी बात यह थी जो कर्मचारी आया था वो काफ़ी मददगार था। उसने किताब ली। पूछा, क्या जानना चाहती हो? मैंने सीधा पूछा। मुझे ये वेयांग के बारे में जानना है। ये सुनते ही उस कर्मचारी ने किताब में जीवनी वाला हिस्सा खोला। बताते हुए बोला, ये उत्तरी राज्य की महारानी ये वेयांग बहुत कम मिलने वाले सच्चे प्यार करने वालों में से एक थी। ये सुनते ही मैं चौंक गई। थोड़ी देर बाद पूछा, किसके प्रति यह सच्चा प्यार था? उसने हल्की मुस्कान से कहा, पक्का उत्तरी के महाराज के प्रति। मैंने उस कर्मचारी की तरफ हैरानी से देखा। तुम्हारा लेवल इतना कमजोर है, इस इंस्टीट्यूट में कैसे आए? मुझे शक हुआ, पर छिन यूमो से पहले हुई बातचीत में मेरी इस इतिहास की समझ कभी गलत नहीं निकली थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या मैं गलत हूँ? इस बार कर्मचारी ने मेरी बात नहीं सुनी। जो उसने आगे कहा उससे मैं बहुत हैरान रह गई। वो शीशिज्म के साथ बहुत गहरा, तुम्हारे जैसे नाम वाले किसी को कैसे भूल सकता हूँ? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यकीन नहीं हुआ। पूछा, क्या आप सच में गलत नहीं देख रहे? क्या आप मुझे पलट कर दिखा सकते हैं? अपने प्रोफेशनल लेवल पर शक होते देख वो लड़का थोड़ा उत्तेजित हो गया। सीधे शीशिजुन और ये वेयांग की पूरी कहानी सुना दी। इस पर मुझे ये वेयांग के बारे में जितने भी सवाल थे, आज सबका जवाब मिल गया। पता चला कि मेरे गायब होने के बाद उसने दरबार की परवाह किए बिना मुझे शीजम की उपाधि दी। उपाधि का नाम था तियानलान, मतलब स्वर्ग से उत्तरी राज्य को मिला वरदान। ये सुनते ही मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगर ऐसा था तो आखिर उसने मुझे इतना दुख देकर किसी और से शादी क्यों की? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किताब में सिर्फ शादी के दिन तक का जिक्र था। जब उस लड़के ने पूछा, और कुछ जानना है क्या, तो मैं होश में आई चेहरा संभाला, आंखों की उदासी को फिर से सामान्य किया, मुस्कुराकर बोली, नहीं शुक्रिया। मैं काम के कपड़े उतारकर थके कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। सर्दी की रात, ठंडी हवा चल रही थी। आधा रास्ता चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं। तब जाकर याद आया कि मैं तो टैक्सी लेना ही भूल गई। मैं पूरा रास्ता पैदल चलती रही। तभी एक काली कार मेरे बगल आकर रुकी। छिन यूमो ने गंभीर आवाज में कहा, बैठो। वही जाना पहचाना हुक्म देने वाला अंदाज सुनकर मैं होश में आई। सिर उठाया तो सामने छिन यूमो का चेहरा दिखा। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अगले ही पल मुझे चक्कर आ गया। दुनिया आंखों के सामने घूमने लगी। मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। नींद में मुझे फिर से पुराने पल याद आने लगे। उस वक्त भी बर्फीली रात थी। मुझे घर छोड़े 1 साल हो गया था। हमेशा घर जाने का मन करता था। ये वेयांग जे मनाती, आशेन, अगर तुम्हें महल में सोनापन लगता है तो हम भी एक बेटा बेटी ले आते हैं। ये सुनते ही मैंने तुरंत सिर हिला दिया था। ना मैं। उस वक्त मुझे बस लगता था इधर की दुनिया सब कुछ नया नया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी करके यहीं किसी के बच्चे पैदा करूं, हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। एक रात जब मुझे बोरियत हुई, बाहर बर्फ देखने निकली, तो पैर फिसल गया, तालाब में गिर गई आशेन। ये वेयांग की भौहें एक पल में सिकुड़ी, तुरंत पानी में कूद पड़ी मुझे बचाने। यहाँ तक कि पूरी रात गर्म पानी तैयार करवाया मुझे गर्माहट देने के लिए। और अगले साल की सर्दियों में मुझे बहुत तेज बुखार आया। भारी बर्फ से रास्ते बंद थे। पहले से बुलाया गया वैद्य देर से पहुंचा। ये वेयांग ने बिना परवाह किए खुद पड़ोसी घराने से वैद्य लाने, और तीसरे साल सपना खत्म होते होते मुझे लगा जैसे मेरी आंखों से ठंडे आंसू बह रहे हों। आंखें खोली तो नजर साफ हुई। तब जाकर देखा सामने छिन यूमो का चेहरा था। दोनों के माथे आपस में टकरा रहे थे। होठों के बीच बस एक उंगली जितनी दूरी थी। तब मुझे एहसास हुआ ये आंसू मेरे नहीं, छिन यूमो के थे। मैं हैरान होकर उसे देखती रह गई। दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मुंह हल्का खोला बोलने के लिए, पर अगले ही पल छिन यूमो ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी सांसें मेरे कान के पास थी, जैसे रुंधी आवाज में बोल रही हो, माफ करना, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। मेरा दिल भर आया। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इतना सच्चा एहसास दिलाया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाई। छिन यूमो को मेरी हरकत महसूस हुई तो उसका शरीर हल्का ढीला पड़ा। मुझे पकड़े हाथ और मजबूत हो गए, जब तक कि उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हो गया। फिर उसने मुझे धीरे से उठाया। बोली, चलो तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं उसके पीछे कमरे से बाहर निकली। नजर उठाई तो देखा पूरे बैठक कक्ष में पेंटिंग्स टंगी हुई थी। जितनी जगह पर नहीं आ पाई वो जमीन पर फैली थीं या रोल करके एक तरफ रखी थीं। इनमें से काफी पेंटिंग्स में मेरा ही चेहरा था। मैं पूछे बिना नहीं रह पाई, पर छिन यूमो ने सिर हिला दिया।
मुझे बैठक कक्ष के दूसरे छोर के कमरे तक ले गई। दरवाजा खोला तो अंदर तरह तरह के कपड़े टंगे हुए थे, पर जब मैंने पहन लिया तो सामने छिन युमो की आंखों में साफ हैरानी दिखी। फिर उसने पूछा, क्या मैं खुद तुम्हारे बाल संवार सकती हूँ? मैं थोड़ी चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी छिन युमो के पास असली जैसी विग भी होगी। उसे शक न हो इसलिए मैंने सहज होकर कहा, ठीक है, कोशिश करके देखो। जल्दी ही बालों को सजा दिया गया। मैंने आईने में खुद को देखा। छिन युमो ने मुझे बिल्कुल पुराने अंदाज में सजा दिया था। ये देखकर मुझे थोड़ी उलझन हुई, जैसे मैं फिर से पुराने जमाने में लौट आई हूं। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। उसमें मैं शीशे की खिड़की के सामने खड़ी थी। अंदाज बहुत शांत और गहरा था। पीछे की आधुनिक दुनिया के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, जैसे मैं किसी और दुनिया की इंसान हूं। फिर भी एक अलग ही खूबसूरती थी। छिन युमो चुपचाप मुझे देखती रही। बोली, क्या किसी ने कभी तुमसे कहा है कि तुम्हारा अंदाज आजकल के लोगों जैसा नहीं है? मैं ठिठक गई। दिमाग में वापस आया जब मैं इस दुनिया में पहली बार आई थी। वो मुश्किल हालात याद आए। मैं मुस्कुराकर सिर हिला दी। हाँ। आखिरकार मेरी वो पुरानी मुस्कान देखकर छिन युमो का दिल पिघल गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। अपने हाथों से मेरे बाल संवारते हुए पूछा, अगर तुम वो नहीं हो तो क्या तुम हमारी हो सकती हो? मैं तुरंत समझ गई इस बात के पीछे क्या मतलब है। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं खुद अपनी ही जगह लेने वाली बन जाऊंगी। मुझे पता था उसे इस बात का कितना गहरा लगाव है, पर मैं समझ नहीं पाई, इसलिए पूछा, तुम्हें उत्तरी राज्य के उस शिजुन से इतना लगाव क्यों है? छिन यूमो ने साफ साफ कहा, क्योंकि वो एक दिलचस्प इंसान था। ये जवाब मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेरी हैरानी भांपकर छिन यूमो थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, वो इतिहास के बाकी सारे कुलीन बेटों से अलग था। मैंने ये सुनकर उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। हम दोनों काफी देर तक चुप रहे। छिन यूमो से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? मैंने आखिर में एक सवाल पूछा, अगर मैं सच में उसी राजवंश की, उस पुराने जमाने की इंसान निकली, तो क्या तुम सच में दिल से मुझे अपना पाओगी? ये सुनते ही छिन युमो ने मुझे देखा। इस बार उसकी नजरों में मुझमें किसी और की छाया ढूंढने वाला भाव नहीं था। उसने कहा, मैं ढूंढूंगी। मैं हल्की सी मुस्कान देकर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं ही वो शिजन हूं तो? ये सुनकर छिन युमो के होंठ कांपे। उसने मेरा हाथ थाम लिया, पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? असल में छिन युमो को पूरा यकीन नहीं था कि मैं सच में उसी दौर की इंसान हूं। मेरे लिए वो बस एक कल्पना, एक सहारा भर था। मैंने अपना हाथ हल्के से खींचा, सिर झुकाकर बोली, तो सच में कोई मेरा यकीन नहीं करेगा? आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे। शिन युमो एक पल के लिए चौंक गई। मुझे यकीन है तुम पर। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ। मेरा दिल भर आया, जैसे शिन युमो की सच्चाई ने मुझे छू लिया हो। आखिर में मैंने साफ कह दिया, हाँ, मैं ही वो हूँ, उत्तरी राज्य की शिजन, लू शिंग। शिन युमो को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जो सवाल पक्का करने के लिए पूछना था, वो गले में ही अटक गया। उसने कसकर मुझे गले लगा लिया। ऐसी खुशी महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। जोश में बोली, मैं तो सपने में भी यही चाहती थी कि ये सब सच हो जाए। आखिर सच हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उस पेंटिंग वाले इंसान के साथ रह सकती है जिसे वो रात दिन याद करती थी। उसकी खुशी ने मुझे भी छू लिया। मेरे चेहरे की उदासी गायब हो गई, पर अगले ही पल छिन युमो ने बेचैन होकर पूछा, तो क्या तुम सच में उत्तरी राज्य की उस ये वेयांग को पसंद करती थी? ये सुनते ही मैं चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी छिन युमो इतनी जल्दी ये बात मान लेगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ सहलाई, नरमी से कहा, पसंद नहीं करती, अब सब बीती बात है। छिन युमो कुछ नहीं बोली, बस मुझे और कसकर पड़ लिया, जैसे मैं भाग जाऊंगी। पर उस औरत का अचानक इतना पास आना मुझे सहज नहीं लगा। मैंने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। छिन युमो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ ढीला कर दिया, चुपचाप मेरे साथ रही, कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद जब मेरी तबीयत ठीक हो गई, छिन युमो ने सुझाव दिया, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो शहर के पार्क घूम आते हैं। मैंने सिर हिलाया। इतने दिन कमरे में बंद रहकर मुझे भी बाहर जाकर मन हल्का करने का मन था। शहर का पार्क वीकेंड पर काफी भीड़ भाड़ वाला था। नज़ारा बहुत खूबसूरत, बीच वाली झील की सतह चमक रही थी। मैं किनारे की तरफ गई हवा में सांस लेने, तभी अगले ही पल पैर फिसला गिरने ही वाली थी। मैं संभलने की कोशिश करती, पर किनारे पर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। अगर सच में पानी में गिर जाती तो ठंडे पानी से जूझते हुए ही बाहर निकलना पड़ता। पर गिरने से ठीक पहले किसी ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे वापस किनारे खींच लिया। मैं होश में आई, मदद करने वाले को शुक्रिया कहा। अभी अच्छा हुआ तुम्हारी प्रतिक्रिया तेज थी, नहीं तो मैं झील में गिर जाती। उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ धीमी थी, इसलिए फिर से बोली, अभी शुक्रिया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो इंसान, रोशनी में हल्की सी चमक दिखी, पर मैं इतना हैरान हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। तुम यहाँ कैसे? पास ही छिन युमो भी दौड़ती हुई आ गई। मुझे ठीक देख उसने राहत की सांस ली। वो उस औरत के पास गई जिसने मुझे बचाया। शुक्रिया कहने के लिए मैडम, अभी सच में बहुत। उसकी बात अधूरी रह गई, गले नहीं अटक गई। उसने देखा, सामने बिल्कुल पुरानी पेंटिंग जैसी दिखने वाली औरत खड़ी है। यकीन नहीं हुआ। तुम उत्तरी राज्य की महारानी? वो चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे का रंग और भी गहरा उड़ा हुआ पाया। मैंने आगे बढ़कर उस औरत का हाथ चिकोटी काट कर देखा। फिर एक बार और हैरान होकर पूछा, तुम सच में ये वेयांग हो? वो औरत पुराने जमाने के कपड़ों में थकी हुई सी लग रही थी। पहले जैसी शाही रौनक नहीं थी। उसने मुझे देखा। याद आया, शादी वाले दिन ये वेयांग ने पूरी सेना लगाकर राजधानी को ऊपर से नीचे तक खंगाल डाला था मुझे ढूंढने के लिए, पर पूरे महल में भी मेरा कोई सुराग नहीं मिला। वो पूरे 3 दिन बेचैन रही,
आखिर जब उसने महल के छोटे कमरे के साइड दरवाजे पर पड़ी वो मामूली सी पोटली देखी, तब जाकर उसे समझ आया कि शायद मैं अब उसकी दुनिया में नहीं रही। पर जब उसने उसी दरवाजे से मुझे ढूंढने की कोशिश की तो अंदर सब कुछ बदला हुआ था। वो दरवाज़ा सिर्फ महल के पिछवाड़े तक जाता था, बिल्कुल आम रास्तों जैसा। तब से ये वेयान ने राजधानी की हर शक की जगह को सील करवाकर बारीकी से तलाशी लेने का हुक्म दे दिया, पर मेरे बारे में कुछ नहीं मिला। आखिर जब बेटा बेटी उसके पास आए, पूछा, माँ पापा वो कहाँ गए? ये वेयान एक पल के लिए ठिठकी, फिर सच बता दिया। क्या वो अनाथ नहीं था? फिर घर कहाँ से हो सकता है? ये सोचकर सब हैरान रह गए। क्या वो अनाथ नहीं था? घर कहाँ से आया? तभी बेटी को कुछ समझ आया। पूछा, क्या क्या पापा को महाराज से जलन हुई इसलिए भाग गए? ये वेयान एक पल के लिए ठिठकी। याद आया हमने साथ में क्या कसमें खाई थी। मुझ में दिखने वाली हर अजीब बात का जवाब उस पल मिल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी चू युनझो अंदर आया, मुस्कुराते हुए दिलासा देते हुए बोला, महारानी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर उसका मन घर जाने का था, जब घर पर उसका मन भर जाएगा तो खुद वापस आ जाएगा। ये वेयान ने सिर हिला दिया। ना मैं 10 साल साथ रहने के बाद उसका स्वभाव मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसने मेरी छोड़ी हुई पोटली कसकर पकड़ रखी थी, तब तक जब तक बाहर सुबह की लाली नहीं फैल गई। महल के कमरे में बाकी तीनों लोग हैरान थे। इनमें से चू युनझो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। वो तुरंत आगे बढ़कर ये वेयांग की आस्तीन पकड़ ली, भौहें सिकोड़कर पूछा, महारानी क्या आप लू शिंग को ढूंढने जाना चाहती हैं? पर दक्षिणी सीमा बहुत खतरनाक है, दरबार की हालत भी अस्थिर है। अभी राजधानी छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बेटा गुस्से में बोल पड़ा, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप सब चले गए तो मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। बेटी ने भी भौहें सिकोड़ी, फिर भी बड़ी बहन का रोल निभाते हुए बोली, भाई जिद मत करो, मैं भी महाराज की बात से सहमत हूँ। माँ अगर किसी को ढूंढना चाहती हैं तो किसी को भेज सकती हैं। पर यह वेयान का मन पक्का हो चुका था। हाथ से इशारा करते हुए ठंडी आवाज में बोली, अब कुछ और मत कहो। मैं ये वेयान आंगन में बैठी रही। अब आंगन का सूनापन उसके दिल को भी कड़वा कर रहा था। उसने भारी आवाज में हुक्म दिया, आदमी बुलाकर महल को बंद करवा दिया। आज से रोज सफाई करने वालों के अलावा कोई अंदर नहीं आएगा। पहरेदार चौंक कर पूछा, तो राजकुमार और राजकुमारी का क्या? ये वियांग का दिल और कड़वा हुआ, फिर भी सामान्य लहजे में बोली, वो दोनों उसके बच्चे हैं, जरूर आ सकते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बेरहमी से उसे छोड़ने के लिए अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ दूंगी। अगले दिन वो सेना के साथ दक्षिणी सीमा की तरफ निकल पड़ी। जब वो दक्षिणी सीमा के मुख्य शहर पहुंची तो पुराने राजवंश के गुरु को बुलाना चाहा, जो जादू करते थे। पुराना गुरु बहुत बड़ा तांत्रिक विद्वान था। नए राजवंश से आया कोई इंसान स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किलें डाली। मुझे उत्तरी वालों का यहाँ स्वागत नहीं, पर अगर तुम मुझे पुराने राजवंश की चीजें वापस दो तो मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं करूंगा। ये वेयांग ने बिना जरा भी सोचे तुरंत वादा लिख दिया, अपनी शाही मुहर भी लगा दी। गुरु ये देखकर उत्सुक हो गया, पूछा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये वेयांग ने सच बताया, मैं अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। गुरु हैरान हुआ, तुम तो उत्तरी की महारानी हो, तुम्हारा पति तो उत्तरी का महाराज ही है ना? अभी तुमने उसे महाराज की उपाधि देकर पूरी दुनिया को बताया भी है, फिर पति किसे ढूंढ रही हो? इस बात में ये वेयांग को होश में ला दिया। वो चौंक गई, कड़वी हंसी से बोली, मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो मेरा पति है, लू शिंग। वो मेरी इस जन्म की सबसे बड़ी मोहब्बत है। गुरु ने मेरी कुंडली नापने के बाद आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाया, वो इंसान तो दूसरी दुनिया चला गया है। तुम इस जन्म में? ये वेयांग की आंखें एकदम लाल हो गईं, गिड़गिड़ाते हुए बोली, गुरुजी आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, जरूर कोई रास्ता होगा। गुरु ने सिर हिलाया, ना में बोला, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। ये वेयांग को पीछे के पहाड़ तक ले जाया गया। वहां का माहौल बहुत डरावना और रहस्यमयी था। फिर गुरु ने समझाया, ये मेरी दक्षिणी सीमा की गुप्त विद्या है, इसका इस्तेमाल करने की कीमत बहुत बड़ी है। अगर तुम अपने पति को ना ढूंढ पाई या वो इस जन्म में तुमसे मिलना ही ना चाहे, तुम्हारी जान इसी पल हमेशा के लिए रुक जाएगी। ये वेयांग ने भौहें सिकोड़ी, पर बिना जरा भी हिचकिचाए बोली, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, तुम्हें जिसे ढूंढना है उसकी कोई निजी चीज हाथ में पकड़नी होगी। विद्या शुरू होते ही वो खुद तुम्हें अपने पति तक ले जाएगी। शर्त क्या है? गुरु ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शर्त यह है कि वो भी तुमसे मिलना चाहे, वरना तुम्हारा शरीर उस दुनिया में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये वेयांग ने टूटा हुआ जेड पैक कसकर पकड़ लिया, आंखों में यकीन और गहरा हो गया, मुझे डर नहीं है, मुझे बस उससे मिलना है। तभी आसपास फैली हुई ऊर्जा अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। अगले ही पल ये वेयांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शरीर हल्का सा महसूस हुआ, जैसे हवा में तैर रही हो। जब आखिर उसके पैर जमीन पर पड़े तब जाकर उसने आंखें खोली। आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भीड़ लगातार उसके बगल से गुजर रही थी। ये वेयांग हैरान होकर कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने ऐसी बेतरतीब दुनिया कभी नहीं देखी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस चीज को और कसकर पकड़ लिया। भीड़ में मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। ये वेयांग भीड़ के साथ चलते चलते पार्क तक आ गई। यहाँ सब लोग आधुनिक कपड़ों में थे, फिर भी उसने एक ही नजर में झील किनारे मेरा जाना पहचाना चेहरा पहचान लिया। जोर से चिल्लाए, आशेन! वो तेजी से दौड़कर आई। इससे पहले कि मैं संभल पाती उसने मुझे पकड़ लिया। तुम ही हो ना? ये वेयांग को पहचान कर वो बहुत खुश हो गई। बोली, भगवान ने मेहनत का फल दिया। आशेन, आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लाई। मैं हैरान होकर कुछ कदम पीछे हट गई। पीछे मुड़कर जाना चाहती थी, पर पैर उठाने से पहले ही ये वेयांग ने मुझे कसकर पकड़ लिया।
उसने तुरंत समझाना शुरू किया। आशीन, क्या तुम मुझे इसलिए छोड़कर आई क्योंकि मैंने चू युमझो से शादी की? अगर तुम मेरे साथ वापस चलो तो। मेरी आंखों में एक पल के लिए नाराजगी की चमक आई। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी। भूल मत जाओ, अब यही मेरा घर है। ये वैयांग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी साफ मना कर दूंगी, तुरंत घबरा गई। पर तुम्हारे सारे अपने तो वहीं हैं। बेटा बेटी जिद मत करो, मेरे साथ वापस चलो। पास खड़ी छिन युमो आगे आई। बोली, मैडम ये आपके साथ नहीं जाना चाहती? कृपया जबरदस्ती मत करिए। ये कहते हुए छिन युमो ने मेरी बाह पकड़ ली। आगे बोली, और ये आपके पति नहीं है, कृपया अपनी हद में रहिए। उस पल छिन युमो के पास आने पर मैंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसका हाथ थाम लिया। चलो इसकी परवाह मत करो। ये वेयांग वहीं जड़ रह गई। 10 साल साथ रहकर उसने कभी मुझे किसी औरत के इतना करीब नहीं देखा था। तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं। वो आगे बढ़कर छिन युमो को मुझसे दूर धकेलने लगी। गुस्से में बोली, ये सच में इंसान है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसे बहका रही हो। ये सुनकर मुझे झटका लगा। आसपास के लोगों की अजीब नजरें भी महसूस हुईं। मुझे रोकना पड़ा। ये वेयांग, बस करो। ये वेयांग की भौहें सिकुड़ गई। पहले जो मैं बहुत नरम थी, अब एक औरत के लिए उसका विरोध करने पर उसका गुस्सा और भड़क गया। गरज कर बोली, तुम्हारा उससे जो भी रिश्ता हो, लू शेंग मेरा पति है, ये कभी नहीं बदलेगा। तुम उससे दूर रहो। मैंने देखा ये वेयांग हद से ज्यादा बढ़ रही है, तो मन का गुस्सा दबा नहीं पाई। जोर से बोली, बस करो ये वेयांग, जहां से आई हो वहीं वापस चले जाओ। मुझे किसी और मर्द के साथ जाते देख ये वेयांग का दिल बेचैन हो गया। इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलों के बाद मुझ तक पहुंची थी, वो मुझे किसी और औरत के साथ जाते हुए कैसे देख सकती थी? वो आगे बढ़ी, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने लगी, पर छूने ही वाली थी कि उसका हाथ अजीब तरह से मेरे आर पार निकल गया। ये वेयांग एक पल के लिए ठिठकी, अपना हाथ देखा। आंखों में हैरानी की चमक आई। मैं भी हैरान रह गई, खुद को उसके हाथों से बचा हुआ देखकर। तभी मुझे ये वेयांग के शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। वो भी उसी वक्त मुझे देख रही थी। नजरें मिली। पहले होश में आई ये वेयांग मुझे एक बात कहकर, मैं फिर आऊंगी तुम्हें ढूंढने, भीड़ में गायब हो गई। छिन युमो को मेरा अजीब हाल देख भौहें सिकोड़ते हुए उसने मुझे थाम लिया। छिन युमो को साथ खड़े होकर आधा घंटा ठंडी हवा में झेलना पड़ा। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, बस एक राहगीर थी। छिन युमो को लगा मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए और नहीं पूछा। नरमी से बोली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। जब हम मेरे घर के नीचे पहुंचे तो छिन युमो अभी भी साथ रहना चाहती थी। बोली, क्या तुम मुझे ऊपर बुलाओगी नहीं? मैं ये वेयांग से मिलने के बाद से ही मन से भटकी हुई थी। मुझे छिन युमो की बात का इशारा समझ नहीं आया। बस बोली, घर में कुछ खाने को नहीं है, ठीक से मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगी, फिर कभी। छिन युमो एक पल चुप रही, फिर सिर हिला दिया। उसे जाते देख मैंने गहरी सांस ली। ऊपर जाकर आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट की चाबी उठाई, दूसरी दिशा में चल पड़ी। रास्ते भर ये वेयांग की परछाई मेरे दिमाग में। मैं इंस्टीट्यूट पहुंची, संबंधित पुराने अवशेष और उनकी व्याख्या खंगालने लगी, पर कितना भी ढूंढा, कहीं भी इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। मेरा हौसला टूट गया। घर लौटकर सो गई। नींद में फिर से आज ये वेयांग को देखने वाला दृश्य याद आया। ये वेयांग का राज अब मजबूत हो चुका है, शादी भी कर चुकी है, मेरी उसके लिए कोई अहमियत रही नहीं गई थी। तो फिर वो मुझे ढूंढने क्यों आई? पूरी रात नींद नहीं आई। आंख खुली तो छिन युमो का फोन आया। उठ गई? आज टीम खुदाई पर जा रही है, तुम भी आ जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। मुझे कोई काम नहीं था, ये मौका अच्छा लगा मन बदलने के लिए, तो तैयार होकर इंस्टीट्यूट की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में छिन युमो ने मेरा उतरा हुआ मूड देखकर मुझे एक चीज दी। मुस्कुराते हुए बोली, कल पुराने बाजार घूम रही थी, ये देखा, इसकी बनावट अच्छी लगी तो तुम्हारे लिए ले आई। मैंने पलकें झपकाई। पूछा, कौन सा पुराना बाजार? छिन युमो को देखकर मुझमें आखिरकार दिलचस्पी जगी तो वो खुश होकर बोली, शहर के बाहर एक 1000 साल पुराना कस्बा है, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो अगली बार तुम्हें ले चलूंगी। मैंने सिर हिलाया। फिर छिन युमो के साथ इंस्टीट्यूट पहुंची। उसके साथ पूरी सुबह काम में लगी रही। मुझे कपड़े बदलने के कमरे में ले गई। काम के कपड़े उतारकर बाहर आई तो देखा छिन युमो ने मेरे लिए खाना तैयार करके रखा था। मैंने अंदर जाकर देखा, हर एक चीज मेरी पसंद की थी। दिल में गर्माहट भर आई। मैंने सिर उठाकर गहरी नजरों से छिन युमो को देखा। शुक्रिया। खाना आधा खाया ही था कि छिन युमो को फोन आया। वो बाहर जाकर बात करने लगी, पर थोड़ी देर बाद अंदर आई तो सिर्फ उसकी बात सुनकर ही समझ आ गया कि जरूर इंस्टीट्यूट का कोई कर्मचारी छिन युमो को पसंद करता होगा। जब से मैंने छिन युमो को पहली बार देखा था, मुझे पता था कि उसके पास चाहने वालों की कमी नहीं है। मैंने साफ कहा, मैं वो नहीं हूँ। एक पल के लिए वो चौंकी, फिर ठंडी हंसी से बोली, तुम्हें लगता है मुझे यकीन होगा? तुम इंस्टीट्यूट में कुछ महीनों से हो, सबको बताया तुम रोज प्रोफेसर के पीछे पीछे घूमने के अलावा कुछ नहीं करती। मैं बता दूं, प्रोफेसर हमारे पूरे आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट के हर मर्द की पसंद है, तुम अकेले उन पर हक नहीं जमा सकती। मैं हैरान रही। समझ नहीं आया मैं आधुनिक दुनिया में ढलने में इतनी धीमी हूँ या पुराने जमाने में बहुत लंबा रह गई। इस लड़के की सोच समझ नहीं आई। साफ कहा, अगर तुम सब प्रोफेसर को पसंद करते हो तो बेझिझक उनका पीछा करो, मुझे कोई एतराज नहीं। जैसा तुमने कहा प्रोफेसर सिंगल हैं, तो इंस्टीट्यूट का कोई भी मर्द उनका पीछा कर सकता है। ये कहकर मैंने थोड़ा रुक कर जोड़ा, बस शर्त यह है कि तुम्हारे बर्ताव से उन्हें कोई परेशानी ना हो। वो लड़के दंग रह गए।
वो सब पूछताछ करने आए थे, पर जवाब कुछ और मिला। कुछ कहना ही चाहते थे कि अगले ही पल जैसे कोई भूत देख लिया हो, जल्दी जल्दी वहां से खिसक लिए। तभी छिन यूमो अंदर आई, बिना कुछ कहे। मुझे महसूस हुआ उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी थीं, थोड़ी असहज लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी की मेरी बातें छिन यूमो ने सुन ली होंगी। कमरे में थोड़ा भारीपन छा गया। मुझे वहां से निकलने का मन हुआ। बोली, मेरा खाना हो गया, मैं आराम करने जाना चाहती हूँ। पर छिन यूमो ने हमेशा की तरह मेरी बात नहीं मानी। उल्टा पूछा, क्या तुम पुराना बाजार घूमने नहीं जाना चाहती थी? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने मन भी हल्का हो जाएगा। मेरी आंखों में उदासी छा गई। उस जेट टैग का ख्याल आया। छिन यूमो के साथ कुछ महीने रहकर मुझे उसकी मेरे लिए भावनाओं का अच्छे से पता था। मैं भी उसके करीब रहना चाहती थी। बिना बढ़ा चढ़ाकर कहूँ तो छिन यूमो ही आधुनिक दुनिया में मेरी अकेली भरोसेमंद दोस्त थी। बस उसका हल्का सा दबंग रवैया मुझे कभी कभी असहज कर देता था। जब भी मुझे ये गहरी भावना महसूस होती, तभी छिन यूमो गाड़ी लेकर मुझे पुराने कस्बे ले गई। अंदर जाकर एक चक्कर लगाया तो देखा ये कस्बा बहुत साधारण सा था। मेरे पुराने जमाने की जिंदगी से इसका कोई मेल नहीं था। क्या ये सब मेरा भ्रम ही था? क्या मैं सच में ये वेयांग से नहीं मिली थी? ये सुनकर छिन यूमो की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कहती हो तुम्हें उसकी परवाह नहीं, तो क्या इन 2 दिनों का तुम्हारा उतरा हुआ मूड उसी की वजह से नहीं है? मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था, सिर्फ इस पर था कि क्या मैंने सच में ये वेयांग को देखा था, तो वो यहाँ कैसे पहुंची? छिन यूमो को ये सब सुनना नहीं था। उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। कांपती आवाज में बोली, वो कैसे आई इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस। मैं हैरान होकर छिन यूमो की आंखों में झांकने लगी। उसमें साफ हैरानी थी। तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, पुराने जमाने का इंसान आज कैसे आ पाया, इस रहस्य में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं? छिन यूमो अब अपनी भावनाओं को और नहीं दबा पाई। दुखी होकर बोली, मुझे परवाह नहीं, मैं बस चाहती हूँ वो तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए निकल जाए। छिन यूमो की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल किसी ने पीछे से उसे जोर से कंधे से टकरा दिया। मैं ये देखकर हैरान होकर चिल्लाई। कुछ चिंता छिन यूमो के लिए थी, ज्यादा हैरानी उस टकराने वाली राहगीर को लेकर थी। मैंने छिन यूमो के पीछे खड़ी उस औरत को देखा। भौहें सिकुड़ गईं। ये वेयांग, फिर तुम? अगर ये वेयांग का एक बार दिखना मेरा भ्रम था, तो 2-3 बार। पास खड़ी छिन यूमो दर्द से कंधा पकड़े खड़ी थी। टकराने वाली को देखकर उसे भी झटका लगा। मैंने छिन यूमो को अपने पीछे कसकर छिपाया। ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये वेयांग ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोली, आशीन, मेरे साथ वापस चलो। ऐसा कहकर उसने एक आधुनिक कपड़ों वाला एक बैग निकाला। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना, वो सफ़ेद रंग जो तुम्हें पसंद है। पहन कर देखो। मेरा शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। सिर्फ एक नज़र में समझ गई कि ये तोहफे बहुत महंगे हैं, खासकर वो लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी, शायद कीमत लाखों में होगी। मैंने भौं से कोड़ते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये वेयांग ने देखा कि आखिरकार मेरा रवैया थोड़ा नरम पड़ा। थकी हुई हल्की मुस्कान आई। मैंने जेट टैग बेचकर पैसे लिए। मुझे समझ आ गया, ये वेयांग के कपड़े और गहने सब महल के सबसे कुशल कारीगरों के बनाए हुए थे। बहुत मेहनत से, महंगी सामग्री से। अगर कोई पहचानने वाला मिल जाए तो अच्छे पैसे मिल सकते थे। पर अगले ही पल मुझे छिन यूमो के दिए हुए जेड की याद आई। मुझे नहीं पता था छिन यूमो पीछे से मुझे धीरे से बता रही थी कि वो नकली जेड बहुत महंगा नहीं था। ये वेयांग ने देखा मैंने चीज़ें नहीं ली, तो फिर से उन्हें मेरी तरफ बढ़ाया। ये सब चीज़ें अब मेरे किसी काम की नहीं, तुम रख लो। मैंने साफ मना कर दिया, मुझे तुम्हारी दी हुई चीज़ें नहीं चाहिए। ये वेयांग का चेहरा बदल गया। पूछा, तुम कब माफ़ करोगी मुझे? मेरे साथ वापस चलो, मैंने आ भरते हुए कहा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, हम अब वापस भी नहीं जा सकते। ये वेयांग को बस मुझे घूरते देख मैंने आगे जोड़ा, कृपया चली जाओ। वापस जहां से आई हो वहीं जाओ। आगे से मुझे ढूंढने मत आना, नहीं कोई चीज़ भेजना। ये सुनकर ये वेयांग की आंखें खून सी लाल हो गईं। उसने छिन यूमो की तरफ इशारा करते हुए कांपती आवाज में कहा, तुम मेरे साथ न जाने की वजह यह है। मैंने थककर सीधे कहा, तुम मेरे पति हो, मुझे तुम्हारे मामलों में दखल देने का हक क्यों नहीं? मैंने आंखें बंद करके ठंडी आवाज में कहा, जिस दिन से तुमने चू युनझू से शादी करने का फैसला किया, उसी दिन से मैं तुम्हारा पति नहीं रहा। ये बात तीर की तरह ये वेयांग के दिल में जा धंसी। उसने यकीन न होते हुए पूछा, हम 10 साल साथ रहे, तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? मुझे अब उससे और उलझना नहीं था। छिन यूमो का हाथ थामे मुड़कर जाने लगी। जाते जाते बस इतना कहा, हमारा ऐसा अंजाम होना, ये तुम्हारी अपनी करनी है। ये वेयांग वहीं जड़ खड़ी रह गई। मेरे शब्द दिल में चुभ गए। बहुत तकलीफ हुई। जल्दी ही मैं और छिन यूमो रात के अंधेरे में गायब हो गए। एक कोने में, जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये वेयांग के बाएं हाथ का पारदर्शी हिस्सा और बढ़ गया। उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली। आंखों में पहले से ज्यादा दृढ़ता आ गई। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैंने छिन यूमो से कहा। ये सब मेरे पुराने झगड़े हैं, फिर भी तुम्हें हर बार तकलीफ और परेशानी झेलनी पड़ती है। छिन यूमो मुस्कुराई, बिना किसी परवाह के बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। मेरा दिल भर आया जब भी ये वेयांग से मुझे तकलीफ होती। छिन यूमो के पास हमेशा गर्माहट मिल जाती। सच कहूँ तो अगर छिन यूमो का साथ न होता तो मैं इतनी जल्दी आधुनिक दुनिया में नहीं ढल पाती, जिंदगी इतनी आसानी से नहीं चलती। छिन यूमो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी मददगार भी थी। इन दिनों बार बार अनजाने में ये वेयांग से टकराने की वजह से मैंने छुट्टी ले ली। कुछ दिन घर पर आराम करने का सोचा। उस रात दरवाजे की घंटी बजी। वो मुस्कुराते हुए बोली, खोल कर देखो। जब से छिन यूमो ने मुझे अपने दिल की बात लाई थी, वो अक्सर मुझे कुछ ना कुछ तोहफे देती रहती थी। ये उसका प्यार था।
तो मैंने भी शिष्टाचार में इनकार नहीं किया। खुले दिल से खोलकर देखा तो पाया इस डिब्बे में भी एक लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी थी। भले ये वेयांग की दी हुई जितनी महंगी ना हो, पर बनावट और सामग्री देखकर पता चलता था कीमत कम नहीं, कोई आम इंसान खरीद भी नहीं सकता। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इतनी महंगी चीज क्यों दी? छिन युमो ने सच बताया, पहले मैं शायद बहुत आत्ममुग्ध थी, ये वेयांग के आने से मुझे होश आया। तुम कभी महल की सबसे अमीर घराने की बेटी थी, तुम्हें राजकुमारी कहना भी कम होगा। तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीजें ही मिलनी चाहिए। यह सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। तुम कहीं ये वेयांग से जल तो नहीं रही? छिन युमो हल्की सी हंसी। इनकार नहीं किया, मैंने थोड़ा उदास होकर कहा। मैं जब उसे दिल से नहीं भुलाती तो महल कैसे छोड़ पाती? ये बात सुनकर छिन युमो को राहत मिली। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। मैं उसे खाने के लिए रोकना चाहती थी, पर तभी फोन की घंटी बज गई, बड़े बुरे वक्त पर। वो मायूस होकर बोली, माफ करना, फिर कभी आऊंगी। मैं मुस्कुरा दी, जानती थी कि सिर्फ आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट का काम ही छिन युमो को मेरे बुलावे से मना करवा सकता है। मैंने खुशी से कहा, जाओ, मैं इंतजार करूंगी। अगले कुछ दिन छिन युमो टीम के साथ खुदाई में लगी रही, और मैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता रहता कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मुड़कर देखती तो कुछ नहीं मिलता। तब से मुझे नींद ठीक से नहीं आती, हर रात नींद में ही चौंक जाती। और सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं ये वेयांग के बारे में कुछ सोचती, अगले ही पल वो सच में मेरे पास आ जाती, या दूर से मुझे देखती रहती, मेरी हिफाजत करती। कभी गिरी हुई किताब उठा देती, कभी बारिश में छाता दे जाती, यहाँ तक कि भूख लगने पर खाना भी भेज देती। कुल मिलाकर जब भी मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती, वो वहीं आ जाती। हर बार उसका रुकना ज्यादा देर का नहीं होता, फिर भी हर बार मुझे डर से पसीना छूट जाता। मैं उससे बचना चाहती थी, पर हर जगह उसकी परछाई नजर आती थी। उस दिन शाम को क्लास खत्म करके घर लौट रही थी, फिर से देखा ये वेयांग मेरे पीछे पीछे चल रही है। मुझे गुस्सा आया, जानबूझकर हाथ में पकड़ी किताबें गिरा दी, अनदेखा करने का नाटक किया। जैसा सोचा, ये वेयांग आगे बढ़ी, दाहिने हाथ से किताबें उठाई। जब मैंने किताबें लीं तो उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। एक पल के लिए ही सही, मैंने देखा उसका अंगूठा पारदर्शी हो चुका था। मुझे तुरंत याद आया झील किनारे जब पहली बार हकीकत में ये वेयांग से मिली थी, तब भी उसका बायां हाथ थोड़ा पारदर्शी था। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, ये वेयांग, क्या तुम अभिभूत हो? ये वेयांग एक पल के लिए चौंकी, फिर पंजों के बल उठकर मुझे चूम लिया। मेरा शरीर अकड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए। इससे मुझे एक बात का ध्यान आया, तुम आधुनिक दुनिया में कैसे आई? ये वेयांग की आंखों में उदासी छा गई। ये पहली बार था जब आधुनिक दुनिया में आने के बाद मैंने उससे सामान्य लहजे में बात की, पर वो सच नहीं बता सकती थी। उसे डर था कि सच जानकर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तो ये वेयांग ने झूठ बोल दिया, क्योंकि तुम मेरे पति हो। जिस दिन से हमने शादी की कस्में खाई, उसी दिन से हम हमेशा के लिए जुड़ गए। ये सुनकर मैंने सिर झुका लिया, आंखें नीची कर लीं। याद आया हमारी शादी का वो दिन। उस दिन महल में दिए टिमटिमा रहे थे, लाल पर्दे गर्माहट दे रहे थे। हम दोनों शादी के बिस्तर पर बैठे थे। 10 साल पहले ये वेयांग में अभी भी लड़कियों जैसी शरारत बाकी थी। घूंघट उठाते ही उसने जेब से एक लाल धागा निकाला, हम दोनों की छोटी उंगलियों को कसकर बांध दिया। और इसके बाद से मुझे ये वेयांग का बार बार मेरे आसपास दिखना आदत सी बन गई। कभी कभी मुझे कुछ दिलचस्प नज़ारे भी दिख जाते, जैसे आज मैं जल्दी छुट्टी लेकर स्कूल के गेट से निकली ही थी कि सुनसान रास्ते के मोड़ पर ये वेयांग दिखी। एक छोटा बच्चा उसके पास आकर पूछ रहा था, आंटी, आपके ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, कहाँ से लिए? छूने में भी बहुत मुलायम लगते हैं। आंटी, आपकी कमर पर लटका ये जेड बहुत सुंदर है, क्या मैं छूकर देख सकता हूँ? आंटी, आपके अंगूठे में ये हरी सी चीज़ क्या अंगूठी है, क्या ये मुझे दे सकती हैं? ये वेयांग अब स्कूल के गेट पर बच्चों के आने जाने की एक पहचान बन चुकी थी। उन्हें बच्चों के साथ इतनी सहजता से घुलते मिलते देख, भले वो पुराने जमाने के कपड़े पहनी हो, फिर भी नहीं लगता था वो किसी और युग की इंसान है। शायद आधुनिक दुनिया में कुछ समय रहने की वजह से जो वो पहले हमेशा गंभीर और रोबीली रहती थी, अब उसमें भी थोड़ी आम इंसानों जैसी गर्माहट आ गई थी। मैं अंदर गई तो देखा वो अपनी कुछ चीजें दे रही है। भौहें सिकोड़कर बोली, जो चीजें तुम दे रही हो वो सब शाही खानदान की हैं, बहुत कीमती हैं। बच्चों को खुश करने के लिए इतना करने की क्या जरूरत? ये कहते ही मुझे अचानक अपने पुराने जमाने में छोड़े दोनों बच्चे याद आ गए, पर यह ख्याल जल्दी ही मैंने दबा लिया। ये वेयांग हल्की सी मुस्कान से बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाहरी चीजें हैं। मेरे पास तुम हो, बस इतना काफी है। मैं ठिठक गई। ऐसी बातें मैंने ये वेयांग से बहुत सालों से नहीं सुनी थी। इतने सालों बाद फिर से सुनकर मन में एक अजीब सी याद ताज़ा हो गई। मैंने ध्यान से ये वेयांग को देखा, उसका रंग रूप पहले से बेहतर लग रहा था, शायद यहाँ की जिंदगी में ढल गई थी। मैंने खुद ही पूछ लिया, खाना खाया या नहीं? चलो मेरे घर चलो। ये वेयांग का चेहरा हैरानी से भर गया, लगा जैसे उसने गलत सुना हो। थोड़ा पास आकर पूछा, तुम मेरे खाना बनाओगी? उसके इतने पास आने से मुझे बहुत असहज लगा। ये उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी टकटकी लगाकर देखने वाली नज़रों से हुआ। मुझे डर लगा कहीं वो इसे कुछ और न समझ ले, इसलिए समझाया, यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हें कभी मेरे सामने कुछ खाते नहीं देखा। ये वेयांग ठिठक गई, आंखों में आखिरकार एक हल्की सी भावुकता दिखी। आशीन, तो तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? मुझे देख उसका गलतफहमी में पड़ना समझ आ गया, पर समझाने का मन नहीं हुआ। बस उसे पीछे पीछे आने को कहा। यहाँ गलियां बहुत हैं, पीछे मत छूट जाना। शाम की हल्की रोशनी सूखे पेड़ों की टहनियों पर पड़ रही थी, साथ ही मेरे और ये वेयांग के बीच की दूरी पर भी।
ये वेयांग पुराने जमाने की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चली, बल्कि पीछे पीछे चलती रही। जैसे एक पल के लिए भी नजर हटाई तो मैं गायब हो जाऊंगी। घर पहुंचने से पहले मैं ये वेयांग को साथ ले गई सामान खरीदने। सुपरमार्केट में घुसते ही वो तरह तरह के सामान देखकर आंखें फैलाए मुझे देखती रही। पूछा, आशीन, मुझे लगा मैं महल में वापस आ गई हूँ। ये सुपरमार्केट तो मेरे शाही भंडार के बराबर लगता है। मुझे हंसी आ गई। उस पल मुझे उसकी असलियत महसूस हुई। पता चला वो अभी भी वही पुरानी ये वेयांग थी। सामान चुनते समय भी बड़ी सावधानी से मेरी पसंदीदा सब्जियां छांटती रही। ये आशीन की सबसे पसंदीदा तली हुई सब्जी है। मेरी आंखों में उदासी छा गई। असल में वो सिर्फ मशरूम का एक बा था, पुराने जमाने में भी बहुत आम सब्जी। जब मैं पहली बार पुराने जमाने में गई थी, वहां के पानी और खाने से मुझे बहुत दिनों तक उल्टी दस्त होते रहे। खाना खाना मुश्किल हो गया था। ये वेयांग को पता चलते ही उसने दूर दूर से बावर्ची बुलवाए, पूर्वी हिस्से से, पश्चिमी हिस्से से, ठंडे और गर्म इलाकों से, पहाड़ों की जंगली सब्जियां तक मंगवाई। हर बार कोशिश करके ऐसा खाना बनवाती जो मुझे पसंद आए, जिससे मेरा मन खाना खाने का करे। पुरानी ये वेयांग को मेरी हर पसंद, हर आदत याद रहती थी। ये सोचकर अचानक मेरे मन में एक कड़वाहट सी भर आई। ये सारी अच्छाई आखिर क्यों क्यों गद्दी संभालते ही सब बदल गया? मुझे ये वेयांग समझ नहीं आती थी। ये तो और भी समझ नहीं आता था कि उसने मुझसे किसी और से भी ज्यादा अच्छा बर्ताव किया। फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। जल्दी ही हम दोनों सामान लेकर घर पहुंचे। मैं हाथ धोकर खाना बनाने लगी। बीच में गलती से उंगली कट गई। ये वेयांग ने देखते ही भौहें सिकोड़ी, तुरंत मेरा घायल हाथ पकड़कर मुंह में लेकर चूसने लगी। मैं एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गई। तभी होश आया। गहरी आवाज में बोली, ये वेयांग, ये क्या कर रहे हो? पर ये वेयांग ने कोई परवाह नहीं की। जब तक मुंह में खून का स्वाद नहीं आया तब तक नहीं छोड़ा। फिर रूमाल निकालकर पट्टी बांधने लगी। मासूम बनकर बोली, मैं तो इसे साफ कर रही थी, संक्रमण ना हो इसलिए। मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था ये वेयांग को ये आधुनिक शब्द ही पता है। संक्रमण साफ करने के लिए तो शराब और मरहम लगाते हैं, चूसते नहीं। क्या 10 साल साथ रहने के बाद तुम्हें मेरी गंदगी से नफरत होने लगी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मौका देखकर अपना हाथ छुड़ा लिया। जल्दी से अपनी आस्तीन से पोंछ लिया। ये देखिए, वेयांग का चेहरा उतर गया। जल्दी ही सिर घुमाया। चॉपिंग बोर्ड से चाकू उठाकर जोर जोर से सब्जी काटने लगी। इतनी तेज आवाज से मैं भी थोड़ी घबरा गई। हाथ रुक गया। मैंने देखा ये वेयांग सब्जी नहीं काट रही, जैसे गुस्सा निकाल रही हो। फिर भी मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई। पहले जब मैं महल में रहती थी तब भी खाना बनाना उसे नहीं आता था। उसे रसोई का हत्यारा कहना गलत नहीं होगा। दरबार का काम खत्म करके वो हमेशा वापस आकर मेरे लिए खाना बनाती थी। स्वाद तो मुझसे भी बदतर था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम दोनों फिर से पुराने जमाने में साथ रहने के उन पलों में लौट गए हों। खाना खा लो। ये वेयांग की बात ने मुझे वापस असलियत मिला दी। उसने दोनों के लिए खाना तैयार कर लिया था। हम दोनों आमने सामने बैठे, पुराने पारिवारिक खाने की तरह ही। बस मेज पर 2 कुर्सियां खाली थीं। ये वेयांग को भी जैसे यही ख्याल आया। बोली, पता है तुम्हारे जाने के बाद दोनों बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं मुस्कुरा दी। जाने से पहले लू जिकियान और लू शुआन का मेरे साथ जो बर्ताव था वो याद है। अब बस काफ़ी है। ये वेयांग का सब्जी लेते हाथ रुक गया। वो अच्छी तरफ बात मोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, चू युनझो है ना, उनकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने चम्मच कांटा नीचे रख दिया। चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, बस काफ़ी है। ये वेयांग को उम्मीद नहीं थी। उसने अभी हाथ उठाया ही था कि गलती से बाएं हाथ का पारदर्शी हिस्सा दिख गया। मैंने इस बार मौका नहीं छोड़ा। उसका हाथ पकड़कर जचना चाहा। आधुनिक दुनिया में दूसरी बार ये वेयांग को देखने के बाद से ही मेरे मन में उसे लेकर बहुत सारे सवाल थे। पर ये वेयांग का मुंह लोहे के डिब्बे जैसा बंद रहता। इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती। खींचातानी में हम दोनों करीब आ गए। मैं ये वेयांग का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला। छिन यूमो हाथ में सुंदर सा शॉपिंग बैग लिए अंदर आई। अंदर आते ही सबसे पहले जो दिखा वो ये था कि मैंने ये वेयांग का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पूरा शरीर लगभग उसके गले लग रहा था। छिन यूमो हैरान होकर पूछ बैठी, तुम कैसे? पर छिन यूमो को अलग खींच लिया गया। चेहरे पर हैरानी लिए बोली, ये औरत तुम्हारे घर में क्या कर रही है? पीछे खड़ी ये वेयांग ने ठंडी मुस्कान दी। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। लू शेंग मेरा पति है। तुम बाहर वाली उसके घर क्या कर रही हो? छिन यूमो ने ठंडी हंसी दी। तुम्हारा पति? ये तुमने लू शेंग से पूछा है? बोलो। उसने नजर ये वेयांग से हटाकर मुझ पर टिका दी। बताओ, इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं अभी ये वेयांग के शरीर की अजीब हालत से उबर भी नहीं पाई थी। बिना सोचे समझे बोल पड़ी, वो मेरे दोनों बच्चों की माँ है। ये सुनते ही कमरे में दोनों औरतें हैरान रह गईं। ये वेयांग मेरे उससे बने ठंडे रिश्ते पर और छिन यूमो इस बात पर कि मैं कब से उसके बारे में। जब दोनों झगड़ने ही वाले थे, मैंने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खा लेते हैं क्या? पर इस बात से दोनों का झगड़ा और भड़क गया। ये वेयांग ने तुरंत छिन यूमो के लाए तोहफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे आदमी को तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ले जाओ। पर छिन यूमो ने कोई परवाह नहीं की। सीधा बैग खोलकर एक सफ़ेद शर्ट मेरी तरफ बढ़ाई, नरमी से बोली, शॉपिंग मॉल से गुजर रही थी तो तुम्हारे लिए ली। वही साइज जो तुम पहनती हो, पहनकर देखो। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये वो शर्ट थी जो मैंने कल सहकर्मियों के साथ घूमते हुए पसंद की थी। मैंने तुरंत ले ली। हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे सफ़ेद शर्ट की ज़रूरत है? शिनयुमो ने ये वेयांग की तरफ देखा, पहली नज़र में देखते ही। पर यह देखकर ये वेयांग को बहुत तकलीफ हुई। उसने सख्ती से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आवाज़ सख्त और अकड़ी हुई,
तुम ये कपड़ा क्यों ले रही हो? मैं हैरान होकर हंस पड़ी। उसने अच्छे मन से दिया। मैं क्यों नहीं ले सकती? ये वेयांग की आंखें लाल हो गईं, धीमी आवाज में बोली। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। मैंने ये सुनकर भौहें सिकोड़ी। ये वेयांग, जिस दिन से मैंने महल छोड़ा उसी दिन से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। ये आधुनिक दुनिया है, यहाँ इसे आज़ादी कहते हैं। आखिरकार मैंने ये बात कह ही दी। इसके बाद मैंने देखा ये वेयांग का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। बिना छिन युमो का कोई जवाब सुने खुद ही दरवाजे से निकल गई। मुझे देखकर मन में दुख हुआ। पूछ बैठी, वापस जा रही हो? ये वेयांग के कदम। उसने उदास होकर कहा, मैं फिर आऊंगी तुम्हें ढूंढने। ये कहकर वो गायब हो गई। पीछे छिन युमो खड़ी चुपचाप मुझे देखती रही। अगर तुम इसे भुला नहीं पा रही तो इसे मेरे पास रहने दो। मैंने सिर उठाया। समझ नहीं आया उसका मतलब क्या है। हैरान होकर पूछा, क्यों? छिन युम ने मुझे देखते हुए आंखों में एक चमक लिए कहा, उसका जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें सुकून देना चाहती हूँ। मेरा गला रुंध गया, जैसे कुछ अटक गया हो। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर मैं खुद को कमरे में बंद कर बैठ गई। छिन युमो ने देखकर गहरी सांस ली। अकेले ही वहां से चली गई। अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम पर गई। दोपहर की छुट्टी की घंटी बजते ही ऑफिस के अंदर कदम रखने से पहले ही सुना अंदर कोई बात कर रहा है। लू शेंग टीचर तो बहुत लोकप्रिय है। रोज आने जाने में लड़कियां बारी बारी छोड़ने लेने आती हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रही। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुड़ने ही वाली थी कि इस नमस्ते ने पूरे ऑफिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब मेरी तरफ जिज्ञासु नजरों से देखने लगे। लो टीचर, मत जाओ, हमें भी थोड़ा बताओ ना। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अनजान बनते हुए पूछा, क्या बताऊं? दूसरी टीचर ने हंसते हुए कहा, अपने दिल की सच्ची पसंद के बारे में बताओ। पहले हंस रही, मैं सच्ची पसंद शब्द सुनते ही हंसना भूल गई। चाहे छिन युमो हो या ये वेयांग, मेरे मन में हमेशा एक कांटा सा चुभता रहता था। ये वेयांग के साथ 10 साल पति पत्नी रहकर कोई भावना न हो, पर उसके साथ जो अंजाम हुआ वो ऐसा ही निकला। मुझे नहीं पता इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं, या फिर ये सच्चा प्यार कभी मुझे मिलेगा भी या नहीं। नीचे उतरते ही मेरी नज़र सबसे पहले छिन युमो पर पड़ी, और पेड़ के पीछे छाया में खड़ी ये वेयांग पर भी। उसका चेहरा घनी छाया से ढका था। मुझे उसका भाव समझ नहीं आया। मैंने अपने कदम छिन युमो की तरफ बढ़ाए। कल रात की बात से मन खट्टा हो गया था, इसलिए मैंने ये वेयांग से थोड़ी दूरी बनाने का सोचा। छिन युमो जाहिर तौर पर खुश हो गई। आज इंस्टीट्यूट में हुई बातें मुझसे शेयर करने लगी। उत्साह से बोली, इन दिनों हमारी टीम ने एक और पुरानी चीज़ खोजी है। उत्तरी राज्य से जुड़ी कुछ नई जानकारी मिली है। फिर उसने ये सुनते ही मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया, उस राजवंश में मुझसे जुड़े लोगों का अंजाम क्या हुआ। मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए हामी भर दी। ये सुनकर छिन युमो की आंखों में खुशी छलक आई। तेजी से आगे बढ़कर मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। मैं बिना पीछे मुड़े कार लेट गई। इंजन की आवाज़ के साथ छिन युमो कार चलाकर मुझे वहां से ले गई। पीछे अकेली ये वेयांग पेड़ के नीचे खड़ी रह गई। किसी की नज़र न पड़ने वाले कोने में उसके शरीर का पारदर्शी हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया, अब हाथ से पूरे शरीर तक फैल चुका था। ये वेयांग मेरे जाने की दिशा देखती रही। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इस बार उसने पीछा नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर अपने आधे पारदर्शी हाथ को देखा। हल्की सी कड़वी हंसी दी, फिर टूटे हुए जेट टैग को और कसकर पकड़ लिया। आंखों में और ज्यादा दृढ़ता आ गई। जब तक वो पकड़ सकती थी, हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ मैं छिन युमो के साथ इंस्टीट्यूट पहुंची। उसके साथ नई खोजी गई चीजों वाले स्टोरेज रूम में गई। शुरू में मुझे लगा ये पुरानी चीजें कुछ जानी पहचानी सी हैं, उसी राजवंश की लग रही हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, रोशनी और मध्यम होती गई। साथ ही मुझे ये चीजें और भी जानी पहचानी लगने लगी। आखिर में मैं एक आधी टूटी फूटी चीज के सामने आकर रुकी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा, क्योंकि ये जेड का टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जो ये वेयांग ने मुझे प्यार के निशान के तौर पर दिया था। मैंने मन का बेचैनी दबाकर पूछा, जैसे अपनी बात साबित करने के लिए उसने पास से विशेषज्ञों द्वारा पहले से जांची गई रिपोर्ट निकाली। आगे बताया, यह हमारी सबसे नई खोजी गई कब्र है। दफनाने के सामान को देखकर लगता है ये उत्तरी राज्य के महाराज की कब्र है। ये सुनकर मैं पीछे हट गई, सिर हिला दिया। तो ये वेयांग ने फिर मुझसे झूठ बोला। वो कहती रही कि मुझे घर वापस लाना चाहती है, मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, पर दूसरी तरफ जो चीज़ मुझे दी थी वो चू युनझो को दे दी। मैंने डिब्बे में बंद उस टूटी हुई जेट को देखा। ऐसा लगा जैसे दिल में फिर से कोई काट रहा हो। यादें फिर से हमारी शादी वाले दिन पर लौट गईं। चू युनझो शादी के कपड़ों में ये वेयांग के साथ हाथ मिलाकर दरबारियों का सम्मान ले रहा था, सबसे बड़ी शान भोग रहा था। जबकि मुझे तो कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं वहां से चलती गई। ये वेयांग के राजगद्दी संभालने के दिन जो चीज़ें उसने महल भेजी और जो मुझे भेजी, सब कुछ शिष्टाचार के हिसाब से ही थी। इतिहास में मैं बस एक शिजुन थी। ये वेयांग के दिल में भी मैं दूसरे नंबर पर आने वाला ही इंसान थी। मुझे पता नहीं मैं इस पुरानी चीज़ों वाले गलियारे में कब तक चलती रही। ये भी याद नहीं कि आखिर में ऑफिस कैसे लौटी। मुझे बस इतना पता था, इतिहास झूठ नहीं बोलता। आज सुबह जब मैं घर से निकली, वो दूर से मेरे पीछे पीछे थी। उसे कुछ हल्की फुल्की मार्शल आर्ट भी आती थी। अगर वो चाहती तो मुझे उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। मुझे देखकर ही उसे सुकून मिलता था। अब ये वेयांग मुझे अपने सामने खड़ा देख रही थी। थका हुआ मन थोड़ा शांत हो गया, पर उसने ऊपर देखा, आसपास देखा तो पाया कमरे में छिन युमो भी मौजूद है। चेहरा फिर से गहरा गया।
छिन युमो ने ये वेयांग की नजरें भांप लीं, जानबूझकर पूछा, उत्तरी राज्य की महारानी इतनी दूर से मेरे इस साधारण से घर में क्या करने आई हैं? ये वेयांग ने बिना छिपाए कहा, मैं अपने पति लू शेंग से मिलने आई हूँ। बात आधी करके ही उसने बात बदल दी, साथ ही मेरी तरफ देखा, कहीं मुझे बुरा लगे। छिन युमो की आंखों में एक हल्की सी नाराजगी की चमक आई। उसे ये वेयांग पसंद नहीं थी, चाहे वो इतिहास वाली हो या अभी सामने खड़ी ये वेयांग। छिन युमो ने देखा, ये वेयांग की सारी नजरें मुझ पर टिकी हैं। मन में नाराजगी बढ़ी, पर जाहिर न होने दी। छिन युमो ने खुले दिल से कहा, तुम देर से आईं। लू शेंग को वापस जाकर आराम करना है। ये वेयांग ने भौहें उठाईं, होंठ भींचकर मुस्कुराई, तो अच्छा है, मैं रास्ते में उसे छोड़ देती हूँ। छिन युमो भी मुस्कुराई, जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगी। साथ ही जेब से कार की चाबी निकाल ली। मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास नहीं। ये वेयांग रुक गई। आधुनिक दुनिया में कुछ दिन रहकर उसे पता चल गया था कि गाड़ी क्या होती है और उसे चलाना कितना पेचीदा है। उसने चुपचाप आस्तीन में छिपी अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे देखा, आज मेरा रंग रूप ठीक नहीं लगा। शायद रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए ज्यादा जिद नहीं की, कहीं मुझे गुस्सा ना आए। वो कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकी, हमें दोनों को इंस्टीट्यूट से जाते देख वापस अपने रास्ते चली गई। ये वेयांग के मन में फिर से, असल में ये वेयांग जब से इस दुनिया में आई थी कभी वापस नहीं गई थी। वो हमेशा इस दुनिया के किनारे पर घूमती रही। उसके आसपास के माहौल में समय की रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा तेज थी। पहले उसे लगा शायद ये दुनिया ऐसी ही अजीब है। बाद में जब उसने मुझे ढूंढ लिया और मेरे साथ जुड़ी, तब जाकर उसे समझ आया कि असामान्य तो वो खुद है, वो ही इस दुनिया में अजीब चीज है। तब उसे एक नियम समझ आया, जब तक वो मेरे पास रहती दुनिया की रफ्तार धीमी हो जाती, जैसे ही वो मुझसे दूर होती समय तेज रफ्तार से बीतने लगता, साथ ही उसका शरीर भी उतनी ही तेजी से बूढ़ा होने लगता। ये वेयांग अपने धीरे धीरे पारदर्शी होते शरीर को देखकर समझ गई कि उसका समय ज्यादा नहीं बचा। इंस्टीट्यूट लौटकर उसे धीरे धीरे कर्मचारियों से पता चला कि वो असल में एक ऐतिहासिक किरदार है। जैसा पुराने जमाने के इतिहास में लिखा गया, वैसा ही इस दुनिया में भी वो किताबों में दर्ज किरदार थी। ये सच जानकर ये वेयांग खिड़की के पास खड़ी बहुत देर तक सोचती रही। पता चला वो और मैं अलग दुनिया के नहीं, बल्कि अलग समय के लोग थे। अगर कोई और राजा रानी होता तो जरूर जानना चाहता कि उसकी इतनी शानदार जिंदगी का अंत कैसे होगा, पर यह वेयांग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस मेरे साथ अपने अंजाम की परवाह थी। दूसरी तरफ छिन युमो मुझे लेकर इधर उधर घूमती रही। देखा मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा तो आखिर में मुझे वापस घर छोड़ दिया। ये छिन युमो ने अपनी आंखों से ये वेयांग और मेरे बीच का रिश्ता और झगड़ा देखा। तब जाकर उसे समझ आया कि इतिहास में जिसे बस एक लाइन में प्यार नफरत की कहानी लिखा गया, वो असल में एक इंसान के 10 साल बल्कि पूरी जिंदगी की कहानी थी। छिन युमो को लगने लगा जैसे उसे इतिहास की किताबों ने धोखा दिया हो। शायद ये वेयांग ने उस वक्त मेरे साथ बुरा किया होगा, वरना मैं अब उसके साथ वापस जाने से इनकार क्यों करती। सच में वो कहावत सच निकली, राजा महाराजाओं के घराने में सब बेवफा होते हैं। 10 साल का सच्चा प्यार भी धोखा दे देता है। तो फिर मुझे वापस जाने की क्या जरूरत। बस कुछ ही दिनों के साथ रहने से छिन युमो को यकीन हो गया कि ये वेयांग जरूर बहुत बुरे किरदार का इंसान है। इतिहास में जो लिखा गया वो बस दिखावे भर का था। मुझे धोखा देने वाला छिन युमो मुझे घर छोड़ने के बाद खुद ही रुक गया। उसने गंभीरता से कहा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर सच में बीमार है तो मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया, हिला भी नहीं। मुझे चिन युमो को मिले कुछ महीने हो गए थे। हम दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते वक्त जब नींद आती थी तो वर्क क्लोथ्स पहने ही फर्श पर सो जाते थे। अभी चिन युमो के साथ एक कमरे में रहना वैसा ही लग रहा था जैसे काम करते करते इंस्टीट्यूट में सो जाना, कोई फर्क नहीं था। मैंने सच बता दिया, इन दिनों सच में बहुत थकी हुई हूँ। बाहर ठंड है, अगर तू थका है और हिलने का मन नहीं है तो दूसरे बेडरूम में जाकर सो जा। चिन यूमो रोज मुझसे प्यार से पेश आता था, नाम से तो अभी मेरा सीनियर था। मुझे शर्म आई अपने बॉस को सोफे पर सुलाना। मैं मुड़कर बिस्तर लगाने जा रही थी कि चिन यूमो ने हाथ बढ़ाकर रोक लिया। उसकी आंखों में कुछ गंभीरता थी। क्या तुम मुझे लान ये वेई यांग से बचने का बहाना समझती है? मैं हैरान रह गई, समझ नहीं आया चिन यूमो अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है। मैंने फौरन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सच में तेरी फिक्र करती हूँ, इसलिए कहा। चिन यूमो सुनकर थोड़ी देर हंसी दबाता रहा, आखिर हंसी पड़ा। समझ गया, औरतों के मूड बदलने की स्पीड इतनी तेज होती है कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। बाद में मुझे पता चला ये चिन यूमो का एक टेस्ट था। साथ रहते रहते मैं भूल ही गई थी, वो पहले से ही टेस्ट लेने वाला इंसान था। पहली मुलाकात में ही चिन यूमो ने मुझे गिफ्ट दिया था, इसी बहाने टेस्ट करने के लिए। उसके बाद भी बार बार मेरे करीब आता, इसी बहाने टेस्ट करता कि मैं लोगों से कितनी नज़दीकी रखती हूँ। आखिर में तो ये भी टेस्ट करने लगा कि क्या मैं ही वो हूँ जिसे वो दिन रात याद करता है। मुझे ये टेस्ट बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था ये चिन यूमो का करीब आने और भरोसा करने का तरीका है। वो बाकी औरतों से बिल्कुल अलग था। एक सर्दी की रात, मुझे भूख लगी। नीचे जाकर कुछ खाने का सामान लेने का सोचा, तभी कान के पास गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही सेकंड ट्रक मेरे सामने अचानक रुका। मैं तो सही सलामत थी, लेकिन सामने खून से लथपथ और अजनबियों की घबराई हुई आवाजें आ रही थी। जल्दी 120 पर कॉल करो, लगता है ये मर जाएगा, इसका पूरा शरीर टुकड़ों में टूट गया है। ये मुझे हॉर्न की आवाज़ से होश में आने के बाद सुनाई देने वाला पहला वाक्य था।
मैं खुद को संभालते हुए उठी। उसका सिर फटा हुआ था, खून से लथपथ, और उसके कपड़ों से झलकता हुआ आधा पारदर्शी शरीर। सब कुछ एक ही पल में हो गया। मैं अभी भी डर से कांप रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस पारदर्शी चीज को छूने की कोशिश की। पता चला मेरा हाथ आसानी से उसके पार निकल गया। मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। चिन यूमो को एक्सीडेंट की खबर मिलते ही फौरन कॉल आया। वो जल्दी मेरे पास पहुंची। उसे भी ये अजीब बात समझ आ गई। उसने बाकी लोगों को हटाते हुए जोर से कहा, सब लोग हट जाओ, ये मामला अब हम संभाल लेंगे। इतना कहकर उसने ट्रक ड्राइवर को अलग ले जाकर थोड़ी देर बात की, फिर उसे जाने दिया। मैं ये वेईयांग को लेकर घर आ गई। चिन यूमो ने गंभीरता से कहा, इसकी हालत ऐसी है कि अगर हॉस्पिटल भेजा तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये चिन यूमो का पहला वाक्य था जो उसने ये वेईयांग को सोफे पर लेटाने के बाद कहा। मैं अभी भी सदमे में थी, बस सिर हिलाया और मेडिकल बॉक्स लेकर उसका जख्म साफ करने लगी। सारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैं ये वेईयांग के कपड़े ठीक कर रही थी, तभी उसके मुंह में एक सख्त चीज महसूस हुई। निकाल कर देखा तो वो एक टूटा हुआ जेड पेंडेंट था। मैं पूरी तरह सुन्न हो गई, क्योंकि ये टूटा हुआ जेड पेंडेंट वही था जो ये वेई यांग ने कभी मुझे दिया था। मतलब उसने ये चीज अब तक चू यून चो को नहीं दी थी। जैसे ही मैंने वो टूटा पेंडेंट छुआ, उसमें से एक रोशनी निकली और ये वेई यांग के शरीर पर पड़ी, जिससे वो जैसे आखिरी झलक में होश में आ गया। शरीर के जख्म भी धीरे धीरे भरने लगे। आशन, वो अभी आंखें खोले बिना ही मेरा नाम ले उठा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। समझ नहीं आया ये वेई यांग खुद को मेरे आगे क्यों खड़ा कर रहा था। मैंने बेचैनी में बिना सोचे समझे पूछ लिया, ये वेई यांग तू ऐसा क्यों कर रहा है और तेरा शरीर ऐसा भूतिया क्यों हो गया। जैसे मेरी आवाज सुनकर ये वेई यांग ने आंखें कमजोर सी खोली। मैंने ये वेई यांग से ये बात कई बार सुनी थी, पर इस बार दिल को छू गई। मैंने सिर झुकाकर दबी आवाज में कहा, मेरी जान तेरी जान से भी ज्यादा कीमती है क्या। ये वेई यांग जैसे किसी झटके से हिल गया। पूरा शरीर जैसे ढीला पड़ गया। फिर भी बची हुई ताकत से मेरा हाथ और वो टूटा जेड पेंडेंट कसकर पकड़ लिया। आह, तू मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली इंसान। मरकर भी मैं तुझसे मिलना चाहता था। फूल गिरे, ये वेई यांग, ये वेई यांग, ये वेई यांग। मैं उस पहले वाले खूबसूरत ये वेई यांग को इस हालत में देखकर दिल से दुखी हुई, पर कुछ नहीं बोली। बगल में खड़ी चिन यूमो ने ये सब देखा। उसकी नजर ये वेई यांग पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, तू उत्तर की नीली महारानी है, तू नहीं मरेगी। ये वेई यांग जैसे गुस्से में हंस पड़ा। अचानक फिर से बोलने की ताकत आ गई। तुझे कैसे पता मैं नहीं मरूंगा। चिन यूमो ने सीधे सच बता दिया। इतिहास की किताबों ने बताया। मैं सुनकर घबरा गई। बीच में टोकते हुए बोली, बस करो, ऐसा मत बोलो। जैसे हर जवाब कंफर्म हो गया हो, ये वेई यांग ने मेरा हाथ और कस लिया। आशन, तो जो उन्होंने कहा वो सब सच है। मेरा शरीर बिजली गिरने जैसा हो गया। मैं अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली, तू क्या बोल रहा है। 10 साल की शादी में ये वेई यांग मेरे इस ड्रामे को कैसे नहीं पकड़ता। वो हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मुझे सब पता चल गया। ये भी पता चल गया कि तू मेरे साथ वापस क्यों नहीं जाना चाहती। मैंने भौहें सिकोड़ ली। समझ नहीं आया क्या कहूँ। ये वेई यांग ने मेरे माथे को छुआ। मुझे पता है, मैं तेरे लिए बस किताबों का एक किरदार हूँ, वो असली मॉडर्न इंसान नहीं जिसे तू प्यार करना चाहती है। इसीलिए तूने मुझे छोड़ा और उसे चुना, है ना। कहते हुए ये वेई यांग ने चिन्यू मो की तरफ इशारा किया। चिन्यू मो सुनकर भौहें सिकोड़ ली। ये वेई यांग की ये बात सुनकर मेरे अंदर बहुत कुछ हिल गया। मैं तेरे साथ न रहने वाले 10 साल में सच में सीरियस थी। पर जैसे ही उसने ये कहा, मेरे अंदर ढेर सारी भावनाएं उमड़ पड़ीं। जैसे वो भुला दिए गए 10 साल फिर से मेरे दिमाग में घुस आए, फिर से मेरे दिल को अपनी तरफ खींचने लगे। ये वेई यांग सुनकर कुछ कहना चाहता था, पर उसकी नज़र चिन यूमो पर टिक गई। चिन यूमो समझते हुए सिर हिलाया। तुम दोनों बात करो, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। जाने से पहले उसने आतिशबाजी की तरफ देखा। कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दिल शुक्रगुजार भावना से भर गया। जल्द ही कमरे में सिर्फ मैं और ये वेई यांग ने झुककर मेरा चेहरा सहलाते हुए नरमी से पूछा, तू यहाँ अच्छे से रह रही है ना। मैं थोड़ी हैरान हुई। सोचा नहीं था उसका पहला सवाल यही होगा कि मैं ठीक हूं या नहीं। सोचकर देखा तो मॉडर्न वर्ल्ड में लौटने के बाद हर दिन बस ऑफिस और फिर चिन यूमो के साथ इंस्टीट्यूट में गुजरता था। हर दिन जैसे एक जैसा ही होता था। मेरी आंखों में एक उदासी सी छा गई। ये जिंदगी उस जिंदगी से ज्यादा अलग नहीं लग रही थी जब मुझे उसने जिन यांग पैलेस में कैद रखा था। पर वो जिंदगी और मेरी और ये वेई यांग की प्रिंसेस मेंशन वाली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। प्रिंसेस मेंशन में मैं आज़ाद थी, जो मन करे वो करती थी। ये वेई यांग ने कभी ना नहीं कहा, बल्कि साथ बैठकर मेरे दोनों बच्चों की शरारतें भी झेलता था। पर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे हैरान हुई कि रिश्ते कितनी तेजी से और कितनी धीमी गति से बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैं दिल कठोर करके ये वेई यांग को दरवाजे से बाहर नहीं फेंक पा रही थी। ये वेई यांग जैसे मेरे मन की बात समझ गया। पूछा, क्या चिन यू मो तेरे साथ ठीक से पेश नहीं आती। मैं चौंक गई। हैरानी से बोली, मैं ठीक हूं या नहीं, इसका चिन यू मो से क्या लेना देना। फूल गिरे। ये वेई यांग ये सुनकर ऐसे खुश हुआ जैसे किसी खुशखबरी पर। हल्के से हंसा, तब तो ठीक है। मैंने अपना चेहरा सीधा करते हुए पूछा, अब तू मुझे बता तेरा शरीर ऐसा कैसे हुआ।
ये वेई यांग ने देखा मैं सीरियस हूं, समझ गया बात छुपाई नहीं जा सकती। उसने शुरू से बताना शुरू किया। तुझसे मिलने के लिए मैं साउथ किंगडम के गुरु के पास गया, वहां उगू का पेड़ उगाया। मैंने सिर हिलाया। साउथ किंगडम का उगू पेड़? मैंने इसके बारे में पहले सुना था, बस ये नहीं पता था कि वो गुरु दाओ हैंग इतना गहरा ज्ञानी है। पूरी बात सुनने के बाद मैंने अपने दिल का सवाल पूछा, तुझे डर नहीं लगा कि मैं तेरे साथ वापस नहीं जाऊंगी? ये वेई योंग ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, आह, अगर मैं इस दुनिया में अब तक टिका हूं तो इसका मतलब तेरे दिल में मेरे लिए जगह है। कहते हुए ये वेई योंग ने अपने पूरी तरह पारदर्शी हो चुके हाथ उठाए, वरना आज तो मुझसे मिल भी नहीं पाती। मैं ये वेई यांग के अधूरे शरीर को देखकर आंखों में उदासी लिए बोली, तो चल मैं तुझे वापस छोड़ आती हूँ। ये वेई यांग की आंखों में चमक आ गई, बेहद खुश होकर बोला, सच में? मैंने आंखें झुका लीं। याद आया ये वेई यांग से पहली मुलाकात, याद आई वो अनगिनत रातें जब उसने मेरे लिए तूफान झेले, वो 10 साल जो हमने साथ गुजारे, और मेरी अपनी अंतरात्मा। मैं आखिर ये वेई यांग को अपने सामने मरते हुए नहीं देख पाई। ये सुनकर ये वेई यांग का चेहरा थोड़ा बदल गया, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। आसमानी नीली राजधानी। मैं पूरे रास्ते ये वेई यांग के साथ साउथ किंगडम से महल तक गई। ये वेई यांग के शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल होते देख मेरा घबराया हुआ दिल आखिर शांत हो गया। मैं ये वेई यांग को अपनी गोद में सोता देख रही थी। आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उस दिन मैंने उसका हाथ थामे रखा टूटे हुए। आंख खुलते ही जो पहला इंसान दिखा वो था डॉक्टर। प्लीज इसे बचा लो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। जादू एक बार लग जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता। मैं अंदर से हिल गई। सोचा नहीं था कि पुराने जमाने में लौटकर भी मैं ये वेई यांग को नहीं बचा पाऊंगी। पर ये वेई यांग की जीने की ताकत टाइम के साथ खत्म नहीं हुई। मेरी देखभाल में वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो डॉक्टर ने बताया, मैं कहा था मैं इसे बचा नहीं सकता, ये अब तक जो जिंदा है वो सिर्फ तेरी वजह से है। जब तक तू इसके पास रहेगी ये तेरे साथ ही नॉर्मल तरीके से बूढ़ा होगा। पर ये वेई यांग जब नॉर्मल हुआ, उसका पहला सवाल था, तू मॉडर्न वर्ल्ड वापस जाना चाहती है क्या? अगर जाना चाहती है तो मैं भी तेरे साथ वहीं रहूंगा। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लाओ अब नहीं रहा। ये वेई यांग का शरीर नॉर्मल हो गया था, पर आखिर उस पर काला जादू लगा था। कितने साल जिएगा कोई नहीं जानता था। मैंने जब आने का वादा किया था तभी वापस जाने का सोचा ही नहीं था। ये वेई यांग एक महारानी है, इतिहास में उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मेरी वजह से वो आम कैसे बन सकती है? अगर मैं चाहूं कि तू एक अच्छा राजा बने, तेरे लिए एक ऐसा अंत लिखूं जो इतिहास की किताबों में अब तक नहीं लिखा गया। सर्दी की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। ये वेई यांग के चेहरे पर पड़ी, हर उस इंसान के चेहरे पर पड़ी जो सर्दी की बर्फ और डूबते सूरज को देख रहा था। हम दोनों हाथ थामे चुपचाप अभी अभी खिले हुए बेर के पेड़ के नीचे लंबे समय तक खड़े रहे। फिर ये वेई यांग महल लौटकर किसी को दासी नहीं बनाया, किसी को हटाया भी नहीं। लोगों को धूमधाम बहुत पसंद है। हर जगह के बड़े लोग महल में उमड़ पड़े। पूरा महल खुशियों से भर गया। पर मुझे उस दिन का आजा वाला ताज पहनाने का समारोह याद नहीं आता, क्योंकि महल के बड़े हॉल में सिर्फ मैं और वो दोनों थे। आह, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तू है। मैंने सिर हिलाया, चुपचाप उसका पूरी दुनिया के सामने दिखाया प्यार स्वीकार करती रही। यहाँ तक कि 6 साल बाद वो बड़ी बीमारी में मेरी गोद में तड़पते हुए रोया। आशन, तुझे पाकर मैं मरकर भी बिना पछतावे के जा सकता हूँ। अगर कोई अफसोस है तो बस ये कि शुरू से तुझे राजा नहीं बना पाया। मैं जैसे तैसे रोककर आंसू नहीं गिरने दिए। वो अक्सर कहता था, हालांकि सिर्फ 6 साल हुए। उसे लगता था जैसे बहुत लंबा वक्त गुजरा हो। उसे लगता था जैसे मेरे साथ उसने पूरा एक युग गुजार लिया हो। आशन, ये 6 साल, हर दिन आंख खोलते ही तुझे देखना, ऊपर वाले का मेरी सच्ची भावना के लिए दिया गया इनाम था। फिर एक और सर्दी आई। सर्दी धीरे गुजरती है पर इंसान जल्दी चला जाता है। ये वेई यांग की वापसी के बाद राजा चू यून चो भी इस सर्दी को पार नहीं कर पाया। जब से ये वेई यांग मुझे महल वापस ले आई, वो अकेला ही पिछले महल में रहने लगा था। बाहर निकलने का मन ही नहीं था। साफ शरीर आया था, साफ शरीर ही जाना चाहता था। इस बीच ये वेई यांग ने एक बार पूछा था, मैं तुझे महल से बाहर जाने दे सकती हूँ? चू यून चो ने खून से लाल आंखों से लगभग पागलों जैसा जवाब दिया, मैं महारानी का खुद चुना हुआ राजा हूँ, मरूंगा भी तो इसी पद पर मरूंगा। आखिर में पूरे पिछले महल में सिर्फ वो अकेला बचा, और वो जोड़ी बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं इन बड़े हुए बच्चों को देख रही थी। जैसे फिर से 6 साल पहले याद आ गया, जब वो मुझे महल लौटते देखकर मेरी टांगों से लिपटकर जोर जोर से रोए थे। तू आखिर वापस आ गई। उम्र निकल जाने के बावजूद दोनों बच्चे आंखें लाल किए बस यही बोल पा रहे थे। मैं पूरे आंगन में खिले लाल बेर के फूल देख रही थी, पर देखने का मन नहीं था। बस हाथ में पकड़ा टूटा जेड पेंडेंट देख रही थी। ना जाने कब नींद आ गई। सालों बाद जब मुझे फुर्सत मिली और गुरु से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, क्या ये तूने ही उस टूटे जेड पेंडेंट पर जादू किया था? गुरु ने सिर हिलाते हुए मना किया, टूटा जेड पेंडेंट तो बस याद करने का जरिया था। तभी मुझे समझ आया, ये वेई यांग को मुझ तक पहुंचाने वाली चीज वो पेंडेंट नहीं, बल्कि मेरे दिल में उसकी याद थी। बिल्कुल जैसे शुरुआत में उस याद ने ही मुझसे वो दरवाज़ा खुलवाया था जिससे मैं उत्तरी नीले राज्य पहुंची और उससे मिली।